एपिसोड 151 शेड्स ऑफ इंटिमेसी। अम्मा। फिर वो उठकर बैठती है और वर्चस्व से लिपट जाती है, साथ ही फुसफुसाती है, हबी रूम में चले, यहाँ हमें कोई देख लेगा। अब आगे। निशी डाइनिंग टेबल पर लेटी हुई थी और वर्चस्व उसमें समाया हुआ उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जिस एहसास में निशी ने अपनी आंखों को भींचा हुआ था। और जब निशी ने अपनी भींची हुई आंखों को खोला तो वो उठी और वर्चस्व से लिपट गई, साथ ही बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, हबी रूम में चले, यहाँ हाँ हमें कोई देख लेगा। निशी की ये बात वर्चस्व के कानों में गई तो उसने अपना हाथ निशी के बालों पर रखा, कसकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए अपने चेहरे की तरफ किया। साथ ही एक तेज जोर लगा, निशी में समाते हुए एक सनक भरी आवाज में बोला, अब जो होगा यही होगा। वर्चस्व के तेज समाने से निशी फिर से कराह उठती है। वही वर्चस्व निशी के साथ इंटीमेट होता रहता है और अब उसने अपना चेहरा निशी के शोल्डर पर रख दिया, जहां उसने निशी की शर्ट को उसके शोल्डर से उतार दिया और उसके शोल्डर को अपने होठों से चूमने लगा। इसी के साथ वर्चस्व अपने एक हाथ से निशी की थाई को सहला रहा था और एक हाथ को वो उसके सीने के उभारों पर रख उन्हें सहलाने लगता है। वर्चस्व आगे बढ़ चुका था, वहीं निशी के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी भरे भाव थे। वो वर्चस्व से लिपटी हुई उन्हीं परेशानी भरे भाव से चारों तरफ देखती है। वर्चस्व निशी हॉल में डाइनिंग एरिया में थे। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए हर जगह की लाइट ऑफ थी। बस कहीं कहीं एक डिम लाइट जल रही थी, कहीं कोई भी नहीं था। सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। बस इस सन्नाटे में वर्चस्व निशी की मन तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। जब ये सब निशी ने देखा और महसूस किया तो उसके परेशानी भरे चेहरे पर थोड़े राहत भरे भाव आ गए। पर वर्चस्व ने खुद से लिपटी निशी को अलग किया, उसे हल्की सी धक्का दे वापस डाइनिंग टेबल पर लेटा दिया और उसके पैरों को कसकर फैलाते हुए उसमें खुद को तेजी से मूव करने लगा। निशी का पूरा बदन कांप सा जाता है। उसने कसकर डाइनिंग टेबल को पकड़ लिया। कुछ पल यूं निशी के साथ इंटीमेट होने बाद अचानक ही वर्चस्व ने निशी के पैरों को अपने वेस्ट के इर्द गिर्द लपेटा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है। वर्चस्व ऊपर आया, जहां वो निशी को लेकर अपने रूम में पहुंचा। वहां उसने निशी को अपनी गोद में लिए हुए ही उसे डोर से पिन कर दिया और फिर उसमें समा हार्डली उसके साथ इंटीमेट होने लगा। निशी को काफी तेज दर्द होता है, वो चीख उठती है। उसने अपना चेहरा वर्चस्व के शोल्डर पर रख दिया और वो दर्द में उसकी स्किन को अपने दांतों तले दबा खाने लगती है। साथ ही वो वर्चस्व के बेक पर अपने नाखून गदा रही थी। निशी ने एक शांत शेर को खुद जागाया था, इसलिए अब वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी सिवाय उसे सहने के। इस तरह निशी के साथ इंटीमेट होने बाद वर्चस्व निशी को बेड के पास लेकर गया। उसने काफी जोर से निशी को बेड पर पटक दिया। फिर उसने निशी को पलटा और खुद उसके बेक पर बैठ गया और उसमें समा वो इस तरह इंटीमेट होने लगा। निशी पसीने से भीग चुकी थी और दर्द में उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। कुछ समय बाद वर्चस्व ने निशी को सीधा किया, वो उसके ऊपर आया और उसमें समा गया। निशी ने अब वर्चस्व को अपनी बाहों में भर लिया और एक गहरी सांस ली। इस तरह निशी को थोड़ा आराम मिलता है, पर उसका ये आराम जल्द ही खत्म हो जाता है। वर्चस्व निशी को लेकर पलट जाता है। अब वो बेड पर होता है और निशी उसके ऊपर, जिसे वो बैठाता है और बोला, मूव। निशी अपनी आंखों की पलकों को पटक पटक झपकाते हुए वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है। निशी के यूं देखने पर वर्चस्व अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, बीबी अब इनोसेंट मत बनना, जस्ट मूव। निशी कुछ पल शांत ही वर्चस्व के ऊपर बैठी रही, फिर वो धीरे धीरे ऊपर नीचे मूव करने लगती है। वर्चस्व ने एक हाथ से निशी की कमर पकड़ ली और उसका साथ देने लगा और एक हाथ से वो उसके सेंसिटिव पार्ट को सहला रहा था। मदहोशी और प्लेजर में वर्चस्व निशी दोनों की एक साथ तेज सांसें पूरे रूम में गूंजने लगती है। थोड़ी समय बाद निशी हौंफती हुई वर्चस्व के ऊपर गिर जाती है। वर्चस्व निशी को लेकर फिर पलट जाता है। वो एक बार फिर से निशी के ऊपर आ जाता है। वो उसमें अभी भी समाया हुआ था और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इतना समय हो गया था, वर्चस्व अभी भी फुल स्पीड में था, वहीं निशी अब थक कर चूर हो चुकी थी। वो निढाल सी बेड पर पड़ी हुई थी, उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। वर्चस्व शांत निशी के साथ भी इंटीमेट होता रहता है। वो काफी देर रात रुका, जब वो खुद सेटिस्फाई हो जाता है। रुकते ही वर्चस्व निशी के ऊपर गिर जाता है। उसका चेहरा जाकर निशी के सीने के उभारों पर छुप जाता है। शांत लेटी निशी ने अब हरकत की।
उसने अपना हाथ वर्चस्व के बालों पर रखा और उसके बालों को सॉफ्टली सहलाने लगी। निशी का ये प्यारा एहसास पाकर वर्चस्व ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने निशी के सीने के उभार को अपने मुंह में भर लिया और अपनी आंख बंद कर लिया। वहीं वर्चस्व के होठों की छुअन की गर्माहट को अपने सीने पर महसूस कर निशी को कुछ अलग एहसास हुआ, पर उसने खुद को संभाला। उसने अपने ऊपर लेटे वर्चस्व को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद ली। ऐसे ये रात गुजर जाती है। अगले दिन सूरज अपनी चिलचिलाती हुई धूप चारों तरफ फैलाते हुए आसमान में चमक उठा था, और इसी चिल्लाती हुई धूप की रोशनी में निशी नींद में कसम साती है। फिर वो अपनी आंखों को बंद किए हुए ही अपने हाथ को अपने बदन पर फेरती है। अगले ही पल वो अपने हाथ को बेड पर फेरने लगती है। ऐसा लग रहा था निशी किसी को नींद में ढूंढ रही है। निशी ने हर तरफ हाथ फेरे, और जब उसे अपना हाथ खाली महसूस हुआ तो वो अचानक ही एक झटके से अपनी बंद आंखों को खोलती है। आंखें खोलते ही निशी बेड पर उठकर बैठती है और अब अपनी नजरों को इधर उधर घुमाते हुए ऐसे देखती है जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। यूं ही देखते हुए निशी खुद में बुदबुदाती है, वह वर्चस्व कहाँ गए? रात में तो हम साथ में थे, फिर वो इतनी सुबह कहाँ गए? ये सारी बातें बुदबुदाते हुए निशी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी भरे भाव आ जाते हैं, पर तभी उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पर पड़ी जिसमें सुबह के 10 बज रहे थे। इतना टाइम देख निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो फिर से खुद में बुदबुदाती है, शिट, इतना लेट आज उठी हूँ मैं। तभी तो वर्चस्व यहाँ नहीं है। शायद वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चले गए हो और मैं यहाँ सो रही हूँ। और आज तो हमारी शादी भी है। ये बात बोलते हुए निशी की आंखें पहले से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर वो हड़बड़ाते हुए बेड से उठती है। कल रात जो कुछ देर रात तक वर्चस्व निशी के बीच हुआ, उसकी वजह से निशी के निचले बदन पर दर्द था, लेकिन निशी सब इग्नोर कर देती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है। उसके बाल गीले थे, उनमें से पानी टपक रहा था। निशी इसे भी इग्नोर कर देती है। वो वार्डरोब के पास गई, उसमें से उसने अपने नॉर्मल कपड़े निकाले जिन्हें निशी पहनती है। निशी ने जैसे ही कपड़े पहने, उसने अपने हाथ में गीला टॉवल पकड़ा हुआ था, उसे वो बिना किसी केयर के बेड पर फेंक देती है। फिर वो तेज कदमों से चलते हुए रूम के बाहर की ओर चली जाती है। निशी सीढ़ियों पर पहुंचती है, जिसे वो बड़ी तेजी से उतरती है। निशी ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे उसे किसी से मिलने की बड़ी जल्दी हो। निशी हॉल में आती है। वो एक नज़र पूरे हॉल में देखती है, जहां कोई भी नहीं था। निशी फिर अपने कदम यहां से डाइनिंग एरिया साइड बढ़ा देती है। निशी डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल के पास आती है। वो यहाँ आई तो बड़ी तेजी सी थी, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही उसकी सारी तेजी कम हो जाती है, साथ ही उसके चेहरे का रंग भी थोड़ा उड़ जाता है। निशी यूं ही खड़ी रहती है। तभी वहाँ सर्वेंट आता है। सर्वेंट निशी से कुछ कहने को होता है। तभी निशी की नज़र उस पर पड़ी और उसने उससे पूछा, तुम्हारे सर कहाँ गए? सर्वेंट अपनी बात न बोलकर निशी की बात का जवाब देता है, मैम सर तो बाहर गए हैं। कहाँ? कब गए? और कब आएंगे? ये सारे सवाल निशी ने एक बार फिर सर्वेंट से किए, जिस पर सर्वेंट बोला, मैम मुझे नहीं पता सर कहाँ गए और कब आएंगे। हाँ, मैंने उन्हें सुबह सुबह विला से बाहर जाते हुए देखा था, वो बड़ी जल्दी में थे। सर्वेंट के ये जवाब सुन निशी ने अब उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वो खुद में बोली, सुबह सुबह वर्चस्व कहाँ गए होंगे? निशी थोड़ी सी खुद में ही खो चुकी थी। वो यूं ही डाइनिंग एरिया से चलकर हॉल में आती है। उसने बाहर डोर की तरफ देखा, फिर अचानक ही निशी दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। निशी ऊपर आती है और वो फिर दौड़ते हुए ही अपने रूम में जाती है। रूम में पहुंच निशी बेड के साइड टेबल के पास गई, जहां उसका मोबाइल रखा हुआ था। उसने मोबाइल उठाया और वर्चस्व को कॉल करने लगी। वर्चस्व को कॉल तो लग गया, पर वो उठा नहीं। निशी ने बिना रुके ही वर्चस्व को दोबारा कॉल लगा दिया। दोबारा भी कॉल लगा, पर उठा नहीं। निशी थोड़ी परेशान सी हो जाती है, वर्चस्व मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? एक तो पता नहीं कहाँ चले गए, और फिर ये। निशी यूं ही बड़बड़ाते हुए परेशानी से वही बेड पर साइड पर बैठ जाती है। कुछ पल निशी परेशान सी बैठी रही, फिर अचानक ही उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो कुछ सोच रही हो, और उसने इन्हीं भावों से कहा, एक मिनट, कहीं वर्चस्व फिर से तो मेरे साथ इग्नोर करने का गेम तो नहीं खेल रहे हैं? पर क्यों? कहीं वो मुझे फिर से कोई सरप्राइज तो नहीं देने वाले? ये बात बोलते ही निशी के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। आगे वो इसी तरह बोली, हाँ हो सकता है कल की तरह वर्चस्व फिर से कुछ प्लान कर रहे हो, और आज तो हमारी शादी भी है।
तो क्या वर्चस्व हमारी शादी को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं? अब निशी के चमकते हुए चेहरे पर स्माइल आ जाती है। निशी जो बातें बोल रही थी, सोच रही थी, वो उन बातों से एक खुशी महसूस कर रही थी। समझ गई, वर्चस्व यही कर रहे होंगे। अभी अचानक से घर आएंगे और फिर मुझे हैरान कर देने वाला कोई सरप्राइज दे देंगे। पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी वर्चस्व को सरप्राइज दूंगी, जो देख तो वो अपना सरप्राइज भी भूल जाएंगे। ही निशी खुद में बात किए जा रही थी और खिलखिला कर हंस पड़ती है। एपिसोड 152 वर्चस्व का गायब रहना। निशी बनी दुल्हन। अभी अचानक से घर आएंगे और फिर मुझे हैरान कर देने वाला कोई सरप्राइज दे देंगे। पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी वर्चस्व को सरप्राइज दूंगी, जो देख तो वो अपना सरप्राइज भी भूल जाएंगे। ही निशी खुद में बात किए जा रही थी और खिलखिला कर हंस पड़ती है। अब आगे। निशी बेड पर बैठी हुई थी और वो खुद में ही खोई हुई थी। उसने यूं ही कहा, मैं भी वर्चस्व को सरप्राइज दूंगी और ऐसा सरप्राइज दूंगी जिसे देख वर्चस्व सब भूल ही जाएंगे। ही निशी खुद में ही बात कर खिलखिला कर हंसने लगी। फिर वो बेड से उठी और चलकर वार्डरोब के पास जाती है। निशी ने वार्डरोब खोला। आज भी निशी का वार्डरोब उन लहंगों से भरा हुआ था जो वर्चस्व कल उसके लिए लेकर आया था। निशी ने एक नज़र सारे लहंगों को देखा, तभी उसकी नज़र एक लहंगे पर ठहर सी जाती है जो कि रेड कलर का था। उस रेड लहंगे को देख निशी के दिमाग में वर्चस्व की बात घूम चलती है। तुम मुझे रेड कलर में बहुत प्यारी लगती हो। ये बात याद कर निशी के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर उसने उस रेड लहंगे को अपने हाथों में उठा लिया। उसने उस पर हल्के से अपना हाथ फेरा और खुद में बोली, वर्चस्व को मुझ पर रेड कलर अच्छा लगता है। मैं ये रेड लहंगा पहन कर वर्चस्व के सामने जाऊंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। निशी ने जैसे ही ये बात बोली उसे वर्चस्व की एक और बात याद आ गई। ओह गॉड, फिर मैं खुद को कैसे रोकूंगा। वो लहंगा शायद कुछ ही पल में तुम्हारे बदन से अलग नीचे फर्श पर होगा और तुम बेड पर मेरी बाहों में होगी, विदाउट एनी क्लोथ्स। वर्चस्व की इन बातों को याद कर निशी को शर्म सी आ जाती है। उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है। निशी खुद में ही इतनी शर्माती है कि उसने शर्म से अपने दोनों हाथों के पंजों से अपना चेहरा छुपा लिया। फिर कुछ पल बाद निशी अपनी इन्हीं हरकतों पर अपने सिर पर एक टपली मार देती है। निशी उस रेड लहंगे को लिए हुए मिरर के सामने गई, जहां उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा, फिर उस लहंगे को देखा। फिर उसने उस लहंगे को अपने हाथ से वही टेबल पर रख दिया और अपने कपड़े उतारने लगी। जब निशी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, उसने लहंगे की चोली उठाई और उसे पहनने लगी। लहंगे की चोली पहन निशी ने एक बार फिर खुद को मिरर में देखा। निशी ने बस अभी चोली ही पहनी थी, लेकिन वो चोली निशी के बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। निशी मुस्कुरा उठती है, साथ ही वो बुदबुदाती है, वर्चस्व को मेरे बारे में सब पता है। ये चोली एकदम मुझ पर फिट हो गई, कहीं से भी लूज या टाइट नहीं है और सच में मैं इस पर खूबसूरत लग रही हूँ। इसके बाद निशी ने लहंगा उठाया, जिसे भी निशी पहन लेती है। लहंगा भी एकदम परफेक्ट निशी की हाइट और साइज का था और लहंगे का इतना परफेक्ट होना देख निशी फिर से मुस्कुरा उठती है। लहंगा चोली पहन निशी वही मिरर के सामने रखे छोटी टेबल पर बैठ जाती है। फिर अपना मेकअप करने लगती है। उसने चेहरे पर थोड़ा मेकअप किया, आंखों में काजल लगाया, होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई, माथे पर एक लाल बिंदी, अपने बालों का जूड़ा बनाया। निशी जैसे जैसे तैयार हो रही थी वो हर पल बस वर्चस्व को याद कर रही थी और उसकी याद में बस मुस्कुराए जा रही थी। मेकअप कर निशी ने वही ड्रेसिंग टेबल पर बने एक दराज को खोला, उसमें से एक बॉक्स निकाल जिसमें कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी। निशी उन ज्वेलरी को पहनने लगती है। उसने एक हार उठाया जो ज़्यादा भारी नहीं था, छोटा ही था पर सुंदर था। निशी ने उसे पहन लिया। हार के सेट के इयररिंग्स भी थी, निशी ने उन्हें अपने कानों में पहन लिया। इसी सेट का मांग टीका था जिसे निशी ने अपने माथे पर सजा लिया। निशी के पास बड़ी नथ नहीं थी, लेकिन एक फैंसी छोटी नथ थी जिसे वो अपनी नाक पर चिपका लेती है। अपने चेहरे का श्रृंगार कर निशी ने एक और बॉक्स खोला जिसमें चूड़ियां थी, वो भी लाल कलर की। लहंगे का सेट कलर मिल गया। निशी खुश हो जाती है। इसी खुशी से उसने चूड़ियां उठाए और भर भर कर अपनी दोनों हाथों की कोमल कलाई पर पहन लेती है। चूड़ी पहनकर निशी ने एक पतला सा कमरबंद उठाया, उसे उसने अपनी पतली कमर पर पहन लिया। इसके बाद निशी ने 2 जोड़े पायल के उठाए और उन पायलों को अपने पैरों पर पहन लेती है। जब निशी ने पायल पहन ली थी तो वो जो बैठी हुई थी वो खड़ी होती है, थोड़ा सा चलती है।
निशी जैसे ही चलती है उसकी पैरों की पायलों और उसमें मिक्स उसकी हाथों की चूड़ियों का हल्का शोर पूरे रूम में मच जाता है और ये शोर सुन निशी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर निशी वापस मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। उसने खुद को ऊपर से नीचे तक मिरर में देखा। वो सुंदर लाल लहंगा, वो सिंगार जिसमें निशी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, पर अभी भी इसमें कुछ अधूरा था जो निशी को भी महसूस हुआ। इसलिए वो खुद में बोली, मैं तैयार तो गई, पर कुछ अधूरा क्यों लग रहा है? मैं दुल्हन क्यों नहीं लग रही हूँ? निशी ने जैसे ही ये बात कही तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी चुनरी पड़ी, जिसे देख निशी आगे बचकानी आवाज में बोली, अरे मैंने चुनरी तो लगाई ही नहीं। इसी बात के साथ निशी ने वो चुनरी उठाए और उसे अपने सीने को ढकते हुए लगाया। फिर पीछे से उसने चुनरी का एक छोर पकड़ा और उसे अपने सिर पर रख लिया। ऐसा कर निशी ने एक बार फिर खुद को मिरर में ऊपर से नीचे तक देखा। अब निशी को सब परफेक्ट लगता है। वो पूरी दुल्हन लग रही थी, एक खूबसूरत दुल्हन। खुद को दुल्हन के रूप में देख निशी होली से मुस्कुरा देती है, लेकिन अचानक ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और कुछ बीती बातें उसके जहन में आ जाती है। बीबी नहीं, गुलाम है ये तुम्हारी वर्चस्व। ये लड़की तुम्हारी बीबी नहीं है, ये गुलाम है तुम्हारी, एक खरीदी हुई गुलाम जिसे मैंने 2 साल पहले तुम्हारे लिए खरीदा था। ये पैसों के लिए तुम्हारे जीवन में आई थी। ये लड़की तुम्हारी कुछ नहीं है, इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक मालिक और एक गुलाम के, एक खरीदी हुई गुलाम के। ये लड़की बस इस घर की नौकरानी और तुम्हारी गुलाम है। इन बातों के साथ ही निशी के जहन में वो सब भी आ जाता है जब 2 साल पहले वो ऐसे ही वर्चस्व की दुल्हन बनी थी और फिर जाकर मंडप में बैठ एक ऐसी शादी कर ली जिसमें रस्में तो हुई पर उनका कोई महत्व नहीं था। वो बस वर्चस्व की नाम भर की पत्नी बन गई। निशी को वो सब याद आने लगता है, कैसे वो मंडप में अकेले बैठी थी, कैसे उसने अकेले सारी रस्में की थी, अकेले फेरे लिए, खुद से मंगलसूत्र पहन लिया, खुद से वर्चस्व के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा लिया। निशी को ये सब अचानक याद आया था, इसलिए सब याद कर निशी के चेहरे पर एक घबराहट भरे भाव आ जाता है। उसका सुंदर सा चेहरा मुरझाने लगता है, पर तभी उसने कसकर अपनी आंखों को भींच लिया और खुद में जल्दी जल्दी बुदबुदाती है, निशी ये तू क्या सोच रही है? ये सब पुरानी बातें हैं। वर्चस्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू क्यों याद कर रही है? उद्धरण चिन्ह, वर्चस्व मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने सब जानकर भी मेरा साथ दिया है, वो मेरे साथ है और आज हम शादी भी कर रहे हैं। फिर ये सारी बातें झूठी हो जाएंगी। हाँ, सब झूठा साबित हो जाएगा। मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। ये आखिरी बात बोल निशी खामोश हो जाती है। वो कुछ पल खामोशी से अपनी आंखों को भींची हुई खड़ी रहती है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी भींची हुई आंखों को खोला। अब जब निशी ने अपनी आंखों को खोला तो उसका चेहरा फिर से पहले की तरह खिला खिला था। वो फिर से मुस्कुरा रही थी। निशी ने फिर से खुद को मिरर में देखा। खुद को दुल्हन के रूप में देख निशी बहुत खुश होती है। वर्चस्व ने सच कहा था, मैं रेड कलर में अच्छी लगती हूँ, कहीं मुझे खुद की नज़र न लग जाए। और जब वर्चस्व मुझे ऐसे देखेंगे तो जरूर पागल हो जाएंगे। ही कुछ भी बोल रही हूँ मैं। ये सब बातें निशी खुशी के मारे खुद में ही बोले जा रही थी। फिर निशी मिरर के सामने से हट बेड के पास आई। वो अपना भारी लहंगा संभालते हुए बेड पर बैठ गई। वहीं उसका मोबाइल रखा हुआ था, जिसे उसने उठाया और खोला। मोबाइल खोलते ही निशी को उसमें टाइम दिखता है, 11:02। ये टाइम देख निशी को थोड़ी हैरानी हुई और उसने यूं ही कहा, 11 बज गए और वर्चस्व अभी भी नहीं आए। वो कहाँ चले गए? मैं दुल्हन बनकर बैठी हूँ, लगता है ये मेरा पूरा सरप्राइज खराब कर देंगे। अब निशी का मुंह बन जाता है। फिर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो कुछ सोच रही हो। अपने इसी खुरापाती भाव से निशी ने बेड के साइड टेबल की तरफ देखा। वहां एक टेलीफोन रखा था, जिसे निशी ने उठाया। वो टेलीफोन नीचे हॉल में रखे फोन से कनेक्ट था। जिस पर निशी ने इंटरकॉम किया तो किसी नौकर ने उठाया और बोला, जी मैम। इधर से निशी बोली, सुनो, जब वर्चस्व सर आए तो मुझे इसी फोन से इन्फॉर्म कर देना, भूलना मत। निशी ने नौकर को ये बात बोल फोन रख दिया। वो वापस अपने ख्यालों में खोकर वर्चस्व के इंतजार में बैठी रहती है। अभी 11 बजे थे और ये टाइम फिर 12 बजे तक में बदल जाता है। निशी हर पल टाइम देख रही थी। 1 घंटा और बीत चुका था और वर्चस्व की कोई खबर नहीं थी। निशी का खिला हुआ चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। उसके ख्याल धीरे धीरे टूटने लगते हैं। पर तभी वो बेड के साइड टेबल पर रखा फोन बजा, जिसकी रिंग सुने का एक निशी के चेहरे पर चमक आ जाती है, जैसे उसे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो।
उसने वो फोन उठाया नहीं, बल्कि वो एक तेजी से बेड से उठती है और रूम के बाहर जाने की तरफ भागती है। निशी रूम के बाहर कॉरिडोर पर आती है, जहां वो खड़ी होकर सीधे नीचे हॉल की तरफ देखती है। बाहर की तरफ से वर्चस्व चलकर हॉल में आ रहा था, जिसे देख निशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वर्चस्व को देखकर निशी के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, साथ ही उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वो वर्षों बाद वर्चस्व को देख रही हो। कुछ पल निशी बस मुस्कुराते हुए वर्चस्व को देखती रही, फिर वो खुद को देखती है। अपने दुल्हन वाले जोड़े में खुद को देख निशी को और खुशी महसूस होती है, और ऐसे ही अब वो यहाँ से अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ा देती है। जब निशी सीढ़ियों के पास पहुंचती तो वो अपने एक एक कदम रखते हुए सीढ़ियां उतरने लगती है, और उसकी नज़र वर्चस्व पर ठहरी हुई थी। वही वर्चस्व जो बाहर की तरफ हॉल में आ रहा था, वो खुद में ही खोया हुआ था, लेकिन जब वो हॉल में पहुंचा उसे अपने कान में पायल और चूड़ियों का शोर सुनाई दिया। ये शोर वर्चस्व को उस ओर देखने पर मजबूर कर देता है जहां से ये आवाज आ रही थी। हॉल में ही खड़े हुए वर्चस्व ने ऊपर सीढ़ियों की ओर देखा, जहां उसे निशी नजर आए, वो भी दुल्हन के रूप में। एपिसोड 153। वर्चस्व के बदले तेवर, उसने लगाई निशी की कीमत, निशी का रोना। वही वर्चस्व जो बाहर की तरफ हॉल में आ रहा था, वो खुद में ही खोया हुआ था, लेकिन जब वो हॉल में पहुंचा उसे अपने कान में पायल और चूड़ियों का शोर सुनाई दिया। ये शोर वर्चस्व को उस ओर देखने पर मजबूर कर देता है जहां से ये आवाज आ रही थी। हॉल में ही खड़े हुए वर्चस्व ने ऊपर सीढ़ियों की ओर देखा, जहां उसे निशी नजर आए, वो भी दुल्हन के रूप में। अब आगे निशी दुल्हन बनी, अपनी नजरें वर्चस्व पर टिकाए हुए एक एक सीढ़ी उतारते हुए वर्चस्व की ओर बढ़ रही थी। वही वर्चस्व जो बाहर की तरफ से आ रहा था, वो खुद में ही खोया हुआ था, पर तभी उसके कानों में निशी के पायलों और चूड़ियां का शोर सुनाई दिया, जिसे सुन वर्चस्व अपनी खोई हुई दुनिया से वापस आता है, और वो उस ओर देखने पर मजबूर हो जाता है जहां से पायल और चूड़ियों का शोर आ रहा था। वर्चस्व ने अपनी नजरें उठाते हुए ऊपर सीढ़ियों की ओर देखा, जहां उसे निशी नजर आती है, वो भी दुल्हन बनी रूप में। वर्चस्व ने तो यूं ही उस ओर देखा था, लेकिन अब जब उसने निशी को देखा वो भी दुल्हन के रूप में, तो वर्चस्व उसे एक एका देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे बस जरा से वक्त में वर्चस्व निशी में लोस्ट हो चुका हो। वर्चस्व अपनी आंखों की पलकों को झपकाना भूल गया, वो सांसें लेना भूल गया, उसकी धड़कनें भी रुक सी गई। निशी को दुल्हन रूप में देख वर्चस्व के अंदर सब कुछ थम सा गया। वर्चस्व इसी हालत से एकटक निशी को देखता रहा। वो निशी को ऊपर से नीचे तक देखता है, उसके एक एक श्रृंगार को बड़ी बारीकी से देखता है। उसकी काजल में सनी आंखें, रेड लिपस्टिक से रंगे उसके होंठ, उसके कानों में बड़े बड़े झुमके, उसके सिर पर चुनरी, उसके गले पर हार, उसकी हाथों की भरी भरी चूड़ियां, उसकी पतली कमर की कमरबंद, उसकी पैरों की पायल और उनका शोर जो कि पूरे हॉल में गूंज रहा था। और ये शोर वर्चस्व ने अपनी आंखों को बंद कर बहुत डीपली महसूस किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली, निशी के लाल लहंगे को देखा, उस लहंगे में पूरा निशी को देखा। वर्चस्व जैसे ये रिएक्ट कर रहा और जैसे वो बारीकी से निशी को देख रहा था। वर्चस्व का यूं देखना निशी ने देखा तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका चेहरा लाल पड़ने लगा। निशी को शर्म आती है, वो अपने लाल पड़े चेहरे को नीचे झुका लेती है, साथ ही अब उसके कदम भी बहुत धीमे हो चले थे। निशी बहुत धीमे धीमे हर एक सीढ़ी उतरने लगी थी, जैसे अब उसके पैर कांप रहे हो। ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए निशी नीचे हॉल में पहुंचती है, जहां वो जाकर वर्चस्व के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी दिल की धड़कन अब और तेज थी, उसकी नजरें और चेहरा अभी भी झुका हुआ था, और उसका चेहरा अब एकदम टमाटर से भी ज्यादा लाल पड़ चुका था। निशी एकदम शाय शाय हो चुकी थी। वही वर्चस्व तो निशी को अभी भी पहले की तरह ही देख रहा था। उसकी आंखों की पलकें बिल्कुल नहीं झपक रही थी, उसका दिल दिमाग सब बंद था, वो किसी स्टैच्यू की तरह था। वर्चस्व का इस तरह निशी को देखना निशी को और शर्मा जाता है। निशी को इतनी शर्म सी आई कि वो जो वर्चस्व के सामने खड़ी थी, वो वर्चस्व के ऊपर कूद जाती है और उसके चेस्ट पर अपना लाल चेहरा छुपाते हुए उससे लिपट जाती है। निशी ने ऐसा अचानक किया था, और उसके ऐसा करने पर जब से स्टैच्यू बना वर्चस्व अब जाके थोड़ी हलचल करता है। निशी के करीब आते ही वर्चस्व की दिल की रुकी हुई धड़कन जोरों से धड़क उठती है, उसके आंखों की पलकें धीरे धीरे झपकने लगती हैं, जिन्हें झपकाते हुए वर्चस्व ने खुद से लिपटी हुई निशी को देखा। कुछ पल वर्चस्व यूं ही निशी को देखता रहा, फिर उसने बहुत धीरे से अपने दोनों हाथ निशी के बेक पर रख दिए और उसे काफी कसकर खुद की बाहों में भर लिया। निशी को अपने सीने से जोरों से लगा। वर्चस्व ने अपनी आंखें बंद ली।
वही वर्चस्व के बाहों का एहसास पाकर निशी भी वर्चस्व में और सिमट गई। थोड़ी देर तक वर्चस्व निशी एक दूसरे की बाहों में यूं ही खड़े रहते हैं। फिर वर्चस्व ने निशी को खुद से अलग किया। उसने निशी के गाल पर अपना एक हाथ रखा, उसके चेहरे को बहुत गहराई से देखता है। वर्चस्व के यूं देखने से निशी फिर से शर्मा जाती है, वो अपनी नजरें झुका लेती है। वर्चस्व निशी के चेहरे को देखते हुए उसके आगे पीछे घूमने लगता है। वो निशी का गोल गोल चक्कर लगाने लगता है और वर्चस्व के यूं देखने से निशी बस शर्माई जा रही थी, उसका चेहरा फिर से लाल पड़ने लगा। वर्चस्व 2 बार निशी के इर्द गिर्द घूमता है, फिर वो रुका, आकर निशी के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने पॉकेट पर हाथ डाला, उसमें से एक नोट की गड्डी निकालता है। वो एक नज़र उस नोट की गड्डी को देखता है, एक नज़र निशी को देखता है, जो कि दुल्हन के जोड़े में अपनी नज़रें झुकाए शर्माते हुए खड़ी थी। निशी को यूं देख वर्चस्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और फिर अचानक ही उसने अपने हाथ में ली हुई नोट की गड्डी निशी के मुंह पर मार दिया। सारे नोट निशी के मुंह पर पड़ उसके ऊपर उड़ चलते हैं। वर्चस्व ने ये जो किया, निशी जो नजरें झुकाकर खड़ी थी, उसने अपनी पलकें उठा वर्चस्व की तरफ देखा और अब उसके शर्माते हुए चेहरे का भाव भी अजीब हो गया। वो वर्चस्व को यूं अजीब नजरों से देख ही रही थी कि तभी वर्चस्व ने एक और नोट की गड्डी अपने पॉकेट से निकाली और उसे निशी के मुंह पर मार दिया। एक बार फिर वो नोट निशी के ऊपर उड़ पड़ते हैं और अब की वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी को हैरानी हुई, क्योंकि वर्चस्व बहुत अजीब लगता है अब उसे। निशी इसी हैरानी भरे भाव से बोली, वर्चस्व, ये सब क्या है? वर्चस्व खामोश था, वो बिना किसी भाव के निशी को देख रहा था। उसने फिर से अपने पॉकेट से एक नोट की गड्डी निकाली और उसे निशी के मुंह पर फेंक दिया। वर्चस्व ऐसा 2 से 3 बार और करता है। एक बार तो उसने बहुत सारी नोट की गड्डी निकाली और सारी निशी के मुंह पर फेंक दी। और ये करने के साथ ही अब वर्चस्व अपनी एरोगेंट सी आवाज में बोला, तुम्हारी कीमत है ये मिस निशी सिंह, इन्हीं पैसों के लिए तुम मेरी लाइफ आई थी ना, तो लो। वर्चस्व ने बस इतना ही कहा और उसकी इतनी ही बात निशी के होश उड़ा देती है। निशी बहुत ही हैरानी और बड़ी बड़ी आंखें कर वर्चस्व को देखने लगी। वो वर्चस्व को ऐसे देख रही थी जैसे वो वर्चस्व को नहीं किसी और को देख रही हो। निशी की हालत में इतना जल्दी बदलाव देख वर्चस्व स्mirk कर देता है। वो फिर से अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, इतना हैरान क्या हो रही हो? ओह, इतने पैसे तुम्हें कम लग रहे होंगे, है ना? वेट और देता हूँ तुम्हें। वर्चस्व ने और नोटों की गड्डी निकाली और उसे निशी के मुंह पर फेंक दिया, साथ ही बोला, इतना इनफ है या और दूं तुम्हें तुम्हारी कीमत? अब ये जो वर्चस्व ने किया और कहा, वो निशी से ना ही सहा जाता है और ना ही सुना जाता है। वो हैरान तो थी उसकी हरकत से, लेकिन वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, वर्चस्व, बंद करो ये सब। तुम क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? वही जो तुम हो निशी, और मैं वही तो कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो। तुम इन्हीं पैसों की तो भूखी हो, तो वही तो दे रहा हूँ तुम्हें। ये सब बातें वर्चस्व ने कही, जिसे सुन निशी के फिर से होश उड़ जाते हैं। अचानक जो वर्चस्व ये सब कर रहा था, निशी का दिमाग ही बंद हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये वर्चस्व क्या और क्यों कर रहा है। एक पल के लिए निशी को लगा वर्चस्व उससे कोई मजाक कर रहा है, और ये सब मजाक सोच निशी थोड़ी खुद में ही राहत की सांस लेती है। फिर वो वर्चस्व के करीब जाती है और उससे लिपटते हुए बोली, वर्चस्व, तुम ये कोई मजाक कर रहे हो ना? प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। निशी वर्चस्व से लिपटी तो वर्चस्व ने निशी का हाथ पकड़ा और झटके से उसे खुद से दूर कर दिया, साथ ही उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया, मानो उसे निशी का उससे लिपटना पसंद न आया हो। वर्चस्व ने इतनी जोर से निशी को धक्का दिया कि निशी पूरी हिल सी जाती है, वो गिरते गिरते बचती है। और ये जो वर्चस्व ने किया, उससे निशी को हट होता है, इसलिए उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। जो कि वर्चस्व देखता है, पर उसे कोई फर्क पड़ता है, बल्कि अब उसके चेहरे पर शख्स भाव थे और वो इसी भाव से निशी से अपनी रौबदार आवाज में बोला, दूर रहो तुम मुझसे, घिन आ रही है मुझे तुम्हारी करीबी से। और क्या, रोना आ रहा है तुम्हें तो रो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रोने, तुम्हारे इन आंसुओं से। इवन मैं तो यही चाहता हूँ तुम रो, जितना रोना हो उतना रो, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो, तुम जैसी बेकाऊ लड़की यही डिजर्व करती है। आखिर की बात वर्चस्व ने एकदम दांत भींचते हुए कही, जैसे उसे निशी से कितनी नफरत हो रही हो। और वर्चस्व की ये नफरत शायद निशी भी महसूस करती है, इसलिए अब उसकी गीली आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर पड़ते हैं। पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था
कि जो वर्चस्व उससे कह रहा है, जैसे बिहेव कर रहा, वो सच है। निशी ने रोते हुए वर्चस्व से कहा, वर्चस्व, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो? क्यों वो बातें बोल रहे हो जिनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था? वर्चस्व, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ में कैसे भी आए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सबके सामने मेरा साथ दिया था, फिर आज तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? निशी ने जैसे ही ये आखिरी बात बोली, तभी वर्चस्व अपनी तेज आवाज में बोला, झूठ था वो सब, झूठी थी वो मेरी बातें। मुझे बहुत फर्क पड़ा था वो सब बातें जानकर, तुम्हारा सच जानकर, तुम्हारा घिनौना सच जानकर कि खुद को बेचकर पैसों के लिए तुम मेरी लाइफ में आई थी, मेरी झूठी बीवी बनी थी। मुझे बहुत फर्क पड़ा था निशी वो सब जानकर कि मैं जिसे अपना सब कुछ मान रहा था, अपनी बीवी मान रहा था, वो तो एक धोखा है, एक खरीदी हुई लड़की है जिसका मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं है। मुझे फर्क पड़ा था, सुना तुमने निशी, मुझे फर्क पड़ा था और इसीलिए मैं आज ये सब बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हो। ये बात के साथ वर्चस्व एकदम चिल्ला उठता है और उसका यूं चिल्लाना निशी को सहमा सा देता है। निशी अब कांप रही थी, जो बातें वर्चस्व ने कही वो निशी को एकदम खत्म कर चुका था। वो इन सब पर बिलीव नहीं कर पा रही थी, पर जो वर्चस्व बोल रहा था वो उसे झुठला भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, उसकी नज़र वर्चस्व पर टिकी हुई थी और उसका दिमाग एकदम उलझा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करें, क्या बोले। और यूं ही निशी ने फिर वर्चस्व से सवाल किया, प्यार करते हो तुम मुझसे? यही कहा था न वर्चस्व तुमने मुझसे? तो फिर क्या तुम्हारा प्यार भी झूठा था? वो सब झूठ था, तुम मुझे बचपन से चाहते हो। वो सब झूठ था जो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बहुत प्यार करोगे, सारी खुशियां दोगे। क्या तुम्हारा प्यार एक झूठ है वर्चस्व? क्या तुम्हारी इन बातों की तरह तुम्हारा प्यार भी झूठा है वर्चस्व? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 154, हिज स्वीट मेड। तो फिर क्या तुम्हारा प्यार भी झूठा था? वो सब झूठ था, तुम मुझे बचपन से चाहते हो। वो सब झूठ था जो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बहुत प्यार करोगे, सारी खुशियां दोगे। क्या तुम्हारा प्यार एक झूठ है वर्चस्व? क्या तुम्हारी इन बातों की तरह तुम्हारा प्यार भी झूठा है वर्चस्व? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। हॉल में खड़ी दुल्हन बनी निशी की आंखों में आंसू थे, एक पल में उसके सारे सपने टूट चुके थे। उसी के सामने वर्चस्व खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में बेहद गुस्सा था। वर्चस्व का यही गुस्सा और नफरत निशी को और तोड़ रहा था। उसकी सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक वर्चस्व बदल गया। इसी तरह निशी ने वर्चस्व से सवाल किया, तो फिर क्या तुम्हारा प्यार भी झूठा था? वो सब झूठ था, तुम मुझे बचपन से चाहते हो। क्या तुम्हारी इन बातों की तरह तुम्हारा प्यार भी झूठा है वर्चस्व? उद्धरण चिन्ह। निशी के ये सवाल और जो वर्चस्व अब तक उस पर चिल्ला रहा था, गुस्सा दिखा रहा था, अब उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो खामोश सा अपनी घूरती हुई नजरों से निशी के चेहरे को देखता है। वर्चस्व की ये खामोशी देख निशी ने फिर से उससे सवाल किया, बोलो वर्चस्व, क्या तुम्हारा प्यार भी झूठा है? निशी के अब दोबारा सवाल करने पर खामोश वर्चस्व ने अपनी वही एरोगेंट आवाज में बोला, नहीं, मेरा प्यार झूठा नहीं है, मेरा प्यार सच्चा है। लेकिन उस निशी के लिए मेरा प्यार सच्चा है जिससे मैंने प्यार किया था, जिसकी मासूमियत से मैंने प्यार किया था, जिसके बचकानी हरकतों से मैंने प्यार किया था, जो भोली सी थी, मासूम थी। मैंने इस निशी से कभी प्यार नहीं किया था, जो खुद को बेचकर मेरी लाइफ में आई थी, जो पैसों के लिए मेरी लाइफ में आई थी। मैंने इस निशी से कभी प्यार नहीं किया, नहीं मुझे इस मतलबी निशी से कभी प्यार होगा। आखिरी बात बोलते हुए वर्चस्व एकदम चिल्ला उठता है और उसकी ये चिल्लाहट भरी आवाज निशी को बस रुलाई जा रही थी। अब वर्चस्व ने बोलना शुरू किया तो वो बोलता ही गया। उसने निशी को ऊपर से नीचे देखा और आगे बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम ये दुल्हन बनकर क्यों घूम रही हो? आह, कहीं तुम ये दुल्हन हमारी शादी के लिए तो नहीं बनी हो? उद्धरण चिन्ह। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? उद्धरण चिन्ह। ओ हाउ डम निशी यू आर, तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया?
चलो तुमने जो सोच सो सोचा, अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मिस निशी सिंह, हमारी शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम जैसी बिकाऊ लड़की के साथ शादी कभी नहीं। वैसे भी मुझे तुमसे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मैं तुम्हारे साथ बस अब तक तुम्हारे जिस्म के लिए था, जो कि तुमने मुझे कई बार दिया है और जिससे अब मेरा मन भर गया है। मैंने तुम्हारा यूज़ किया है, एंड नाउ आई डोंट नीड यू एनी मोर। ये लास्ट की बात बोलते हुए वर्चस्व निशी के करीब गया। उसने निशी की चुनरी पकड़ी और झटके से उस चुनरी को निशी के सिर से गिरा दिया। निशी का पूरा दुल्हन का जोड़ा बिखर कर रह गया। वर्चस्व ने इतना कुछ निशी को सुना दिया, उसके हर सपने को अपनी बातों से तोड़ दिया। वहीं निशी, वो अभी भी वर्चस्व की बातों, उसके इस बदले रूप पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ बयां कर रहे थे कि जो हो रहा है वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। इन्हीं भावों के साथ अब निशी वर्चस्व के करीब गई। निशी के करीब जाते ही वर्चस्व उससे दूर गया, पर फिर भी निशी उसके करीब गई। निशी ने अपने एक हाथ से वर्चस्व की शर्ट की कॉलर पकड़ी, उसकी कॉलर को खींचते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे की तरफ किया और सिसकती हुई आवाज में बोली, नहीं, तुमने मेरा यूज नहीं किया है वर्चस्व। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, और मुझे ये भी पता है तुम ये जो कुछ बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। तुम मजाक कर रहे हो। मुझे तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं है। निशी ये बातें बोल रही थी, वही वर्चस्व जो निशी उसके इतने करीब थी, उसकी इतनी करीबी से उसने अपने हाथ की कसकर मुट्ठी भींच ली। फिर अगले ही पल उसने वो मुट्ठी खोली और उसी हाथ से निशी का वो हाथ पकड़ा जिससे निशी ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी हुई थी। निशी का हाथ पकड़ वर्चस्व ने एक तेजी से उसके हाथ से अपनी कॉलर छुड़वाई और उसके उसी हाथ को मोड़ते हुए निशी के बेक के पीछे लगा दिया। वर्चस्व की हाथ की पकड़ निशी की कलाई पर काफी तेज थी, इतनी तेज कि निशी ने जो चूड़ियां पहनी थी सब टूट जाती हैं। चूड़ियां टूटी तो वो निशी की कलाई पर चुभ जाती हैं और वर्चस्व के हाथ पर भी। चूड़ी चुभने से निशी की कलाई से खून बह चलता है, वहीं वर्चस्व के हाथ से भी खून बह चलता है। लेकिन इस पर वर्चस्व निशी दोनों ही ध्यान नहीं देते हैं, शायद उन्हें इसकी खबर ही नहीं थी। वो दोनों बस एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। वर्चस्व के चेहरे पर शख्स भाव था और निशी उसके चेहरे पर एक भरोसा था, जो वो वर्चस्व को दिखा रही थी कि उसे वर्चस्व की इन बातों पर यकीन नहीं है। निशी का ये भरोसा देख वर्चस्व ने अपने दांतों को भींच लिया। इसी के साथ ही उसने थोड़ा सा निशी का हाथ मारोड़ा और अपने दांतों को भींचते हुए ही बोला, तुम यकीन करो या न करो, आई डोंट फकिंग केयर। मेरी अब तुम कुछ भी नहीं हो। दादी माँ ने सही कहा था, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय एक मालिक और एक गुलाम के। एक खरीदी हुई गुलाम। नो, ये भी नहीं। तुम अब ये भी डिजर्व नहीं करती हो। तुम बस एक नौकरानी हो। न ये भी नहीं। दादी माँ ने ये बात भी सही कही थी। तुम्हारी औकात अब मेरी लाइफ में, इस विला में, नोगामी मेंशन में एक नौकरानी की भी नहीं रह गई है। तुम्हारी जगह अब बस इस विला के बाहर, मेरी लाइफ के बाहर है। सो नाउ यू गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ये बात वर्चस्व ने निशी को काफी गुस्से से देखते हुए कही, जैसे वो उसे खा जाएगा। और इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा, बस जो उसने निशी का हाथ मरोड़ कर पकड़ा हुआ था, उसने उसके उसी हाथ को पकड़े हुए निशी को खींचते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। वही निशी जिसे भरोसा था वर्चस्व उससे जो बातें बोल रहा है वो सब झूठ है। वर्चस्व की इन बातों को सुन उसे उसका भरोसा टूटता हुआ नजर आता है। उसे वर्चस्व की ये बातें हट करती हैं, किसी चाकू की नोक की तरह चुभती हैं, जिसके चलते उसके आंखों से बड़े बड़े आंसू बह चलते हैं। वो रो पड़ती है। वर्चस्व निशी को खींचते हुए विला के मेन डोर की तरफ ले जा रहा था। जब निशी ने ये देखा तो उसके रोते हुए चेहरे पर डर भरे भाव आ जाते हैं। उसने वर्चस्व से कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वर्चस्व निशी को लेकर विला के बड़े डोर के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही उसने निशी को विला के डोर के बाहर फेंक दिया। वर्चस्व ने निशी को इतनी जोर से फेंका कि निशी थोड़ी दूर जाकर सीढ़ियों पर मुंह के बल जा गिरती है। गिरने की वजह से निशी के माथे के कोने पर लग जाता है, वहां से खून बह चलता है। निशी को लगी तो उसे तेज दर्द हुआ, जिसके चलते उसने अपनी आंखों को भींच लिया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी चोट की कोई परवाह नहीं की। वो एक तेजी से उठती है और खुद को संभालते हुए वर्चस्व की तरफ भागती है, जो कि विला के डोर पर खड़ा था। निशी उसकी तरफ आ रही है। जब ये वर्चस्व ने देखा तो वो एकदम भयानक तरह निशी को देखता है।
वर्चस्व का ये भयानक रूप देख निशी के भागते हुए कदम रुक गए। निशी को रुका हुआ देख वर्चस्व ने एक नज़र निशी को पूरा देखा। उसने निशी में सब कुछ देखा। कुछ समय पहले वो कितनी खूबसूरत लग रही थी और अब वो उतनी ही बिखरी हुई लग रही थी। उसके माथे के कोने से खून बह रहा था, उसके बाल बिखर चुके थे, उसकी चुनरी फर्श पर लिप रही थी, उसके हाथ की कलाई से खून बह रहा था, उसका लहंगा भी अब कुछ खास नहीं रहा था, निशी की तरह उसका भी रंग ढल चुका था। निशी को यूं देख फिर वर्चस्व ने निशी से अपनी नजरें फेर ली, जैसे उसे निशी की कोई परवाह न हो। और निशी से नजरें फेर वर्चस्व वही डोर के साइड दीवार पर रही एक बटन प्रेस कर देता है। जैसे ही वर्चस्व ने वो बटन प्रेस की, डोर अपने आप बंद होने लगता है। डोर बंद होता हुआ निशी ने देखा तो वो एक बार फिर वर्चस्व की तरफ भागने के लिए अपने कदम उठती है, पर जैसे ही निशी वर्चस्व के पास पहुंचती, वो डोर निशी के चेहरे पर ही बंद हो जाता है। वर्चस्व निशी के बीच जो कुछ था, उस डोर के बंद होते ही सब खत्म हो जाता है। निशी रोते हुए खड़ी रह जाती है, वही वर्चस्व उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ घंटों बाद मौसम ने आज फिर अंगड़ाई ली थी। दिन में भी रात का आगाज हो रहा था और मौसम का यूं अंगड़ाई लेना सब में अफरा-तफरी मचा चुका था। सभी लोग इस बदले मौसम से बचने के लिए एक ठिकाना ढूंढ रहे थे और गाड़ी वाले लोग अपनी तेज स्पीड से सड़क पर भाग रहे थे। इसी सड़क के साइड निशी बेसुध सी बैठी हुई थी। उसका चेहरा बुरी तरह मुरझा गया था, आंखों से निकलते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके दिमाग में बार बार वर्चस्व की बातें गूंज रही थी। तुम्हारी कीमत है ये मिस निशी सिंह, घिन आ रही है मुझे तुम्हारी करीबी से। मैं तुम जैसी बिकाऊ लड़की के साथ शादी कभी नहीं। मैंने तुम्हारा यूज किया है, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक खरीदी हुई गुलाम, तुम बस एक नौकरानी हो। वर्चस्व की इन बातों को याद कर निशी जोरों से रो पड़ती है। उसके रोने की आवाज आसपास के लोग सुन रहे थे और वो निशी को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। लेकिन निशी को इन सब की ऐसी नजरों से कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस वर्चस्व था, उसकी बातें थी और बस वो रोए जा रही थी। रोते रोते अचानक ही निशी खुद को नोचने लगती है। उसने जो गहने पहने थे उन्हें उतार कर फेंकने लगती है, वो सब नोचते हुए उतार रही थी। उसने अपने गले का हार खींचते हुए उतारा, खींचने की वजह से उसके नेक पर खरोंच आ जाती है, पर वो फिर भी ये करती है। ऐसे ही वो अपने कान के झुमके को नोचती है, वो अपनी चूड़ियों को जबरदस्ती उतारती है जो कि एक बार फिर टूटकर उसके हाथ में चुभ जाती है और उसके दूसरे हाथ से भी खून बह चलता है। ये सब करते हुए निशी बस खुद को हट कर रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो सब कुछ नोचे जा रही थी बस। मुंबई की हाईवे रोड पर बदले मौसम की वजह से बहुत ही कम गाड़ियां चल रही थी। ऐसा कह सकते हैं रोड पूरी सुनसान थी और इसी सुनसान सड़क पर वर्चस्व की कार हवा से बातें कर रही थी। वर्चस्व की आंखें एकदम लाल थी, उन लाल आंखों में हल्का पानी भी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। वो अपनी लाल आंखें सामने सड़क पर टिकाए हुए था। उसके हाथ की हथेली में अभी भी निशी की टूटी हुई चूड़ी चुभी हुई थी, जिससे उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसी हाथ से कार की स्टीयरिंग व्हील पर दबाव डाल तेजी से कार चलाए जा रहा था। वर्चस्व के चेहरे पर शक भाव था, उसके माथे और हाथ दोनों की नसें एकदम तनी हुई थी। वर्चस्व की हवा से बातें करती हुई कार के सामने अचानक से एक बड़ा ट्रक आ जाता है। ट्रक तेजी से हॉर्न मार रहा था, उसकी हॉर्न की आवाज वर्चस्व सुन रहा था और वो ये भी देख रहा था कि ट्रक उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन ट्रक देख वर्चस्व जो थोड़ा साइड था, वो एकदम बीच में अपनी कार ले जाता है जिस सामने पर ट्रक था, और इस सामने आ वर्चस्व अपनी कार की स्पीड और कर देता है। अब वर्चस्व बस तेजी से उस ट्रक की ओर बढ़े जा रहा था। वो ट्रक वाला वर्चस्व की इस हरकत से हैरान था। उसने ही ट्रक की स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर पाता। तभी ट्रक के एकदम करीब बड़ी तेजी से वर्चस्व की कार आ जाती है और वर्चस्व की कार और ट्रक की एक तेज टक्कर हो जाती है। ट्रक पूरा कार पर चढ़ जाता है। एपिसोड 155 बीबी। अब वर्चस्व बस तेजी से उस ट्रक की ओर बढ़े जा रहा था। वो ट्रक वाला वर्चस्व की इस हरकत से हैरान था। उसने ही ट्रक की स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर पाता। तभी ट्रक के एकदम करीब बड़ी तेजी से वर्चस्व की कार आ जाती है और वर्चस्व की कार और ट्रक की एक तेज टक्कर हो जाती है। ट्रक पूरा कार पर चढ़ जाता है। अब आगे शाम के लगभग 4 या 5 बजे। कुछ घंटे पहले जो मौसम बदला हुआ था वो अब और भयानक रूप ले चुका था। चारों तरफ एकदम अंधेरा सा हो चुका था, तेज हवाएं बहने लगी थी। अब तो बाहर लोग भी गिने चुने रह गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी
निशी अभी भी सड़क किनारे बैठी हुई थी। वो अभी भी बेसुध सी बैठी हुई थी और रो रही थी। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे किसी बात की कोई खबर नहीं थी। निशी रोते हुए खुद को देख रही थी, अपने लहंगे के जोड़े को देख रही थी, और ये सब देख उसके दिमाग में एक बार फिर कुछ यादें घूम चलती हैं। वो पर याद करने लगती है जब वो वर्चस्व के लिए तैयार हो रही थी। कितनी खुश थी वो मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी कि वर्चस्व उसे ऐसे दुल्हन के रूप में देखेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन वर्चस्व ने जो किया, अब निशी उस पल को याद कर रही थी तो बस वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। खुद को देखते हुए ही निशी की नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उसने जो अपने हाथ में भरी भरी चूड़ियां पहनी थी उन्हें तो उसने पहले ही तोड़कर अपने हाथ से उतार दी थी, लेकिन 2-4 चूड़ियां अभी भी उसकी कलाई में थी, जिसे देख निशी फिर से एक याद में खो जाती है जब वो इन चूड़ियों को देख बहुत खुश हुई थी और कितने प्यार से वर्चस्व के लिए पहनी थी। ये पल याद कर निशी फिर से दुख से भर जाती है, साथ ही अब उसे इन चूड़ियों से नफरत होती है। वो 4 चूड़ी निशी को अपनी कलाई में बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए अपनी कलाई से उतारने लगती है। लेकिन निशी ने जैसे ही ये करना शुरू किया तभी एक खून में डूबा हुआ हाथ आकर निशी का हाथ पकड़ लेता है। अचानक किसी के हाथ पकड़ लेने से और वो भी एकदम खून में डूबा हुआ हाथ देख रोती हुई निशी हैरान हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और यूं ही वो अपना सिर ऊपर करती है, ये देखने के लिए कि किसने उसका हाथ पकड़ा है और ये खून में डूबे हाथ किसके हैं। निशी ने बस जरा सा ही अपना चेहरा ऊपर किया था और वो उस शख्स का चेहरा देखती तभी उस शख्स ने निशी का हाथ झटके से खींचते हुए सड़क पर बैठी निशी को खड़ा किया। जैसे ही निशी खड़ी हो हुई उस शख्स ने अपना एक हाथ निशी की कमर में रखते हुए उसकी कमर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचा, उसे अपने करीब किया और अपने दूसरे हाथ को निशी के बालों में फंसाया, जिससे वो निशी के चेहरे को खुद के चेहरे के करीब करता है। निशी के चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर वो शख्स निशी के होंठों पर एक तेजी से अपने होंठ रख देता है और बेतहाशा उसके होंठों को चूमने लगता है। उस शख्स ने ये सब इतनी तेजी से किया कि निशी अभी भी उस शख्स का चेहरा अच्छे से देख नहीं पाई थी। उस शख्स के होंठ निशी के होंठों को चूमने में लगे थे। तब निशी ने उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश की, पर तभी वो शख्स निशी के होंठों पर एक तेज गहरा बाइट कर देता है। उसके इस बाइट से निशी को अपने होंठों पर बेहद दर्द होता है, जिसके चलते वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को भींच लेती है। निशी ने अपनी आंखें भींची तो वो फिर अपनी आंखों को खोल ही नहीं पाती है, क्योंकि अब वो शख्स बार बार गहरा तेज बाइट करते हुए निशी के होंठों को चूम रहा था, जिसके दर्द में निशी अपनी आंखें खोल ही नहीं पाती है। वो शख्स जो भी था, जिसका निशी ने अभी चेहरा नहीं देखा था, वो फिलहाल तो निशी के लिए एक अजनबी था, और कोई अजनबी इस तरह निशी के होंठों को चूम रहा था, ये सोचकर निशी से बर्दाश्त नहीं होता है। वो बंद आंखों से ही उस शख्स की बाहों की कसन में छटपटाने लगती है, उस शख्स से दूर होने की कोशिश करती है, उस शख्स को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। निशी की इस कोशिश से उस शख्स ने और कसकर निशी को खुद में जकड़ लिया, जिससे निशी जरा सा भी हिल ही नहीं पाती है। साथ ही वो शख्स निशी के होंठों को चूमते हुए अब उसके होंठों पर एक बहुत ही धीमी आवाज में बोला, बीबी। उस शख्स ने बस यही एक शब्द कहा और उसका ये एक शब्द निशी के कानों में गया तो जो निशी छटपटा रही थी वो अचानक ही एक मूरत की तरह शांत खड़ी हो जाती है। कुछ पल निशी शांत ही खड़ी रही। वो शख्स उसके होंठों को खाते हुए चूमता रहा। उसके इस तरह खाने से निशी को अपने होंठों पर अभी भी तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अब इस दर्द के बावजूद भी निशी जबरदस्ती अपनी भींची हुई आंखों को खोलती है और उस शख्स के चेहरे को देखती है जो कि अचानक उसके होंठों पर टूट पड़ा था। वो शख्स वर्चस्व था। वर्चस्व को देख निशी एक बार फिर हैरान हो गई, और वो अब इस तरह हैरान हुई कि वो अपनी आंखों की पलकों को ही झपकना भूल जाती है। वहीं अब वर्चस्व भी निशी के चेहरे को देखता है, साथ ही उसके होंठ लगातार निशी के होंठों पर चल रहे थे। निशी के चेहरे को देख वर्चस्व ने निशी की आंखों में देखा, जो कि रोने की वजह से गीली थी और अभी उनमें हैरानी भरे भाव थे। निशी का ये हाल देख वर्चस्व ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बस अब निशी की आंखों में देखते हुए उसके होंठों को चूमे जा रहा था। थोड़ी देर तक वर्चस्व यूं ही निशी के होंठों को चूमता रहा, फिर वो उसके होंठों को चूमते हुए ही उसे यहाँ से ले जाने लगा। निशी वर्चस्व को देख हैरान थी, वहीं वर्चस्व का ध्यान निशी के होंठों को चूमने लगा हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ जाने के लिए चले तो दोनों के ही कदम डगमगा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। लेकिन कदम लड़खड़ाने पर भी वर्चस्व निशी के होंठों को चूमने हुए उसे अपने साथ यहाँ से ले जा रहा था। भले मौसम खराब था और बचे कुछ लोग ही यहाँ थे, पर जो भी यहाँ पर थे, जब से वर्चस्व निशी के बीच जो रहा था वो सब देख रहे थे। पहले तो वो लोग शांत खड़े थे,
लेकिन अब जैसे वर्चस्व निशी को अपने साथ ले रहा था, वो देख लोगों को लगता है वर्चस्व निशी को उठा रहा है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो कोई किडनैपर है, निशी का किडनैप कर रहा है। लोगों को ये लगा तो फिर उनके अंदर निशी को बचाने का ख्याल आया, और इस ख्याल के आते ही अब वो लोग निशी को वर्चस्व से बचाने के लिए वर्चस्व की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। पर जैसे ही वो लोग थोड़ा सा पास वर्चस्व निशी के गए, वर्चस्व जो निशी के होंठों को चूमने में लगा था, वो अभी भी वही कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें उन लोगों पर टिकी हुई थी, वो भी एकदम लाल सी। वर्चस्व की ये लाल आंखें ही शायद उन लोगों को समझा गई कि अगर वो लोग इससे आगे और आए तो शायद ये उनका आखिरी दिन होगा। वो लोग जो चले थे थम से जाते हैं। वही वर्चस्व निशी को अपनी कार के पास लेकर गया, वो वहां भी निशी के होंठों को चूम रहा था। उसके होंठों को चूमते हुए ही वो निशी को अपनी बाहों में लेकर कार में बैठ गया। वर्चस्व कार में बैठा तो कार अपने आप चल पड़ी। पीछे वर्चस्व निशी को अपनी गोद में बैठाए हुए उसके होंठों को चूमे ही जा रहा था। वो तरह तरह से उसके होंठों को चूमता है, कभी उसके ऊपरी होंठ को अपने होंठ के बीच ले चूमता काटता, कभी उसके निचले होंठ को अपने होंठ के बीच चूमता काटता, तो कभी उसके दोनों होंठों को अपने होंठों के बीच ले चूमता, उन्हें काटते हुए खाता। वो तब रुका जब उसे महसूस हुआ जैसे निशी सांसें नहीं ले रही हो। वर्चस्व रुका तो वो बिना किसी भाव के निशी के चेहरे को देखने लगा। वहीं निशी वो अभी भी मूर्ख जैसी थी, जैसे वो यकीन न कर पा रही हो क्या ये वर्चस्व ही है। मूर्ख बनी निशी वर्चस्व के चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी, जो कि अभी कुछ खास नहीं लग रहा था। वर्चस्व के गंदे बिखरे बाल उसके माथे को ढके हुए थे, उसके ढके हुए माथे से खून बह रहा था, जो कि उसके चेहरे से होते हुए उसके नेक पर बहते हुए जाकर उसकी शर्ट को भिगो रहा था। शायद वर्चस्व को इस तरह देख ही निशी और हैरान थी। निशी तो हैरान ही रह गई, वही अब वर्चस्व उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। वो तरह तरह से निशी को हक करने की भी कोशिश करता है, कभी उसके नेक पर अपना चेहरा छुपाता, कभी उसके पेट और कमर के इर्द गिर्द अपने हाथों को कसकर लपेटता, कभी उसके सीने पर अपना चेहरा छुपाता, कभी वो निशी का चेहरा अपने नेक के पास छुपाता, कभी उसके हाथों को अपने गर्दन पर लपेटता। वर्चस्व ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कहीं सुकून न मिल रहा हो, राहत न मिल रही हो, या फिर कुछ और। शायद वो निशी को खुद में बसा लेना चाहता था। वर्चस्व शांत तब हुआ जब मूर्ख बनी निशी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और हल्के से उसके बालों को सहलाया। निशी के हाथ का हल्का सा एहसास पाकर वर्चस्व उसके नेक के पास अपना चेहरा छुपा बिल्कुल शांत हो जाता है। 1 घंटे बाद नोगामी मेंशन। वर्चस्व की आकर मेंशन के बाहर खड़ी हुई। वर्चस्व उसमें से निशी को अपनी बाहों में लिए हुए ही बाहर आता है। बाहर आ वर्चस्व ने निशी को अपनी बाहों से उतारा, कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर मेंशन के अंदर जाने की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। कुछ ही पल में वर्चस्व निशी मेंशन के डोर पर खड़े होते हैं। हॉल में दादी माँ, स्वाति जी, वंश, मिष्टी सभी थे। जब उन सब की नज़र वर्चस्व निशी पर पड़ी तो सभी हैरान हो गए। खासतौर पर दादी माँ, उनका तो ऐसा हाल हो गया जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वंश, स्वाति जी और मिष्टी, वो तीनों तो वर्चस्व निशी की हालत को देखकर हैरान थे। उनके माथे से बहता खून, उसने हाथ पर लगा खून, उनके गंदे कपड़े, उनका एक दर्द बयां करने वाला चेहरा। वही दादी माँ, उनकी नज़र वर्चस्व निशी की हालत पर तो थी ही, लेकिन उनकी खास नज़र बस निशी पर थी, और वर्चस्व जो उसका हाथ कसकर पकड़कर खड़ा था उस पर थी। दादी माँ की ये खास नज़र वर्चस्व भी देख रहा था, जो देख उसने और कसकर निशी का हाथ पकड़ लिया, और अब वो डोर से अंदर आने लगता है। वर्चस्व तो अंदर आ गया, पर जैसे ही निशी ने अपना पहला कदम उठाया तभी दादी माँ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर चिल्लाती हैं, वर्चस्व, ये लड़की अगर इस घर में आई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगो। दादी माँ चिल्लाई तो वर्चस्व ने एक तेजी से निशी के कदम डोर से अंदर मेंशन में रखवाया और अपनी भयानक आवाज में चिल्लाता है, और अगर ये इस घर में नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। एपिसोड 156, शादी करो मुझसे। वर्चस्व तो अंदर आ गया, पर जैसे ही निशी ने अपना पहला कदम उठाया तभी दादी माँ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर चिल्लाती हैं, वर्चस्व, ये लड़की अगर इस घर में आई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगो। दादी माँ चिल्लाई तो वर्चस्व ने एक तेजी से निशी के कदम डोर से अंदर मेंशन में रखवाया और अपनी भयानक आवाज में चिल्लाता है, और अगर ये इस घर में नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। अब आगे वर्चस्व निशी को नोगामी मेंशन में लेकर आया हुआ था। वो डोर से निशी को मेंशन के अंदर ले ही जा रहा था, तभी हॉल में खड़ी दादी माँ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर डरावनी तरह से निशी को देखती है और चिल्लाती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व, ये लड़की अगर इस घर में आई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगो। दादी माँ की ये धमकी सुन वर्चस्व नहीं रुका,
वो एक तेजी से निशी के कदम मेंशन के अंदर रखवाता है और अपनी भयानक आवाज में दादी माँ से भी ज्यादा चिल्लाता है, और अगर ये इस घर में नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। वर्चस्व की ये बात सुन दादी माँ थोड़ी हैरानी तो थोड़ी अजीब नजरों से वर्चस्व को देखने लगी, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो। ये वर्चस्व क्या बोल रहा है? वही वर्चस्व निशी को अपने साथ लिए हुए मैंशन के अंदर आता है, फिर हॉल में आता है जहां सभी लोग खड़े थे। वर्चस्व सभी के बीच निशी के साथ खड़ा होता है और अपनी तेज आवाज में बोला, मैं निशी से शादी कर रहा हूं, अभी के अभी। वर्चस्व ने ये बात कही, फिर वो निशी का हाथ पकड़े हुए मंडप की ओर बढ़ गया। नोगामी मेंशन के हॉल में जहां सब खड़े थे उसी के थोड़ा साइड में शादी का मंडप बना हुआ था। वो मंडप कुछ अजीब सा था, उजड़ा हुआ था जैसे उसे कोई हटा रहा था और अधूरा ही रह गया हो। वो उस अधूरे मंडप पर जाकर वर्चस्व निशी के साथ खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, पंडित। वर्चस्व ने जैसे ही ये चिल्लाया, बाहर की तरफ एक पंडित अपनी लंगोट संभालते हुए आया। जजमान। पंडित की हालत ऐसी थी जैसे उसे कोई जबरदस्ती लाया हो, वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। पंडित जाकर उस उजड़े मंडप पर बैठ गया और वो कुछ तैयारी करने लगा। इस बीच वर्चस्व अपने चेहरे पर शक भाव लेकर खड़ा था। निशी अभी भी पहली वाली हालत में थी, वो मूरत बनी खड़ी थी और बाकी घर वाले बस हैरानी से खड़े थे। एक दादी माँ थी जिनके चेहरे के भाव इस वक्त ऐसे थे जैसे जो वर्चस्व कर रहा है वो सहन नहीं कर पा रही हो। दादी माँ के चेहरे के भाव बहुत डेंजरस थे और अब उन्होंने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली थी। पंडित जी ने कुछ तैयारी की और कहा, वर वधू वरमाला लेकर एक दूसरे को पहनाए। पंडित जी की ये बात सुन वर्चस्व ने वहीं एक थाल में रखा वरमाला को उठाया। उसने एक वरमाला निशी के हाथ में पकड़ा दिया और एक खुद लेकर खड़ा हो गया। निशी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। जब ये वर्चस्व ने देखा तो उसने खुद के हाथ से उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से अपने गले में वरमाला डाल लिया। निशी के हाथ से वरमाला पहन, फिर वर्चस्व ने अपने हाथ से निशी को वरमाला पहनाया और ऐसे वर्चस्व निशी की वरमाला संपन्न हो गई। इसके बाद पंडित जी ने वर्चस्व निशी को बैठने को कहा। वर्चस्व खुद से ही मूर्त बनी निशी को बैठाता है, फिर उसके साथ खुद बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए आगे की विधि करने लगते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी की ये बात सुन वर्चस्व अपनी जगह पर खड़ा हुआ। फिर वो इस बार निशी को कुछ नहीं करता है, बस वो बैठी हुई निशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपनी बाहों में लिए हुए फेरे फिरने लगता है। पहला फेरा पंडित जी ने पहला वचन बोला। पंडित जी जो वचन बोल रहे थे वो लड़की के थे, लेकिन उन्हें वर्चस्व बोलता है, वो भी अपनी तरीके से। पहला वचन, मैं कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहूंगा। वो खुद भी कहेगी, फिर भी उससे अलग नहीं होऊंगा। दूसरा वचन, मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा, इस रिश्ते का सम्मान करूंगा और हर वो कोशिश करूंगा जो हमारे इस रिश्ते को और मजबूत करे। तीसरा वचन, मैं अपनी पत्नी का भरोसा करूंगा और हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूं। चौथा वचन, मैं अपनी पत्नी से प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा और हमारे प्यार के बीच जो आएगा उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, अपना हो या पराया, उसे बर्बाद कर दूंगा। पांचवा वचन, मैं अपनी पत्नी को वो सारे हक दूंगा जिस पर एक पत्नी का हक होता है। मुझसे जुड़ी हर चीज पर मुझसे पहले मेरी पत्नी का हक होगा। वो जो चाहे उसे दूंगा, अगर मेरी जान भी वो मांगती है तो ये भी खुशी खुशी मुझे मंजूर है, मुझ पर बस उसका हक है। छठा वचन, इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म नहीं, मुझे हर जन्म में मेरी पत्नी के रूप में तुम ही चाहिए। सातवां वचन, जो वचन दिए हैं उन्हें निभाऊंगा, चाहो तो आजमा लो, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट की वजह बनूंगा। वर्चस्व ने ये 7 वचन खुद के बनाकर बोले, वो भी काफी तेज आवाज में। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और ये सारे उसके वचन भी। एक तो लड़की के वचन जो कि वर्चस्व बोल रहा था, ऊपर से फिर वो अपना ही बोल रहा था, जिसे सुन पंडित जी हैरान थे और उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो कहना चाहते हो, ये क्या हो रहा है। घर वाले अभी भी हैरान थे, लेकिन वर्चस्व की इस शादी से वंश हैरानी में भी खुश था और उसने अपनी ये खुशी जाहिर भी की। मंडप पर ही फूलों से भरा थाल रखा हुआ था। वंश उसे उठा लाया और अपने हैरानी भरे चेहरे पर एक चमक लाते हुए उन फूलों को फेरे लेते हुए वर्चस्व निशी पर बरसाने लगा। इसी के साथ वंश ने वो फूलों की थाल अपनी पास खड़ी मिष्टी के सामने कर दिया। वंश के ऐसा करने पर मिष्टी सवाल भरे भाव से वंश को देखने लगी, जिस पर वंश फुसफुसाता है,
क्या तू भाई और भाभी की शादी से खुश नहीं है? मिष्टी इस शादी से हैरान थी, उसे समझ नहीं आता क्या बोले, पर वो कुछ पल बाद बहुत धीमी आवाज में बोली, तो फिर भाई भाभी पर ये फूल बरसा और बड़ी माँ को भी ऑफर कर। ये बात वंश ने कही, जिस पर मिष्टी और हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल वो भी अपने हैरानी भरे चेहरे पर चमक लाते हुए थाल से फूल उठाती है और फेरे लेते हुए वर्चस्व निशी पर डालने लगती है। और जैसा वंश ने कहा था, मिष्टी ये फूलों की थाल स्वाति जी के सामने कर देती है। सबकी तरह स्वाति जी भी हैरान थी और वो हैरानी में ही थाल से फूल उठा वर्चस्व निशी के ऊपर डालने लगती है। दादी माँ वर्चस्व के निशी से शादी करने पर ही गुस्से तमतमाई हुई थी, और जब उनकी नज़र स्वाति जी, वंश, मिष्टी पर पड़ी कि कैसे वर्चस्व की इन हरकतों पर वो तीनों उसका साथ दे रहे हैं, दादी माँ एकदम गुस्से लाल पड़ जाती है, उसके चेहरे की नशे तन जाती है। साथ ही अब वो वर्चस्व निशी से अपना चेहरा मोड़ लेती है, जैसे उनसे उनकी शादी देखी न जा रही हो। फेरे संपन्न हुए तो पंडित जी ने वर्चस्व निशी को वापस बैठने को कहा। वर्चस्व वही करता है। जब वर्चस्व निशी वापस बैठ गए तो पंडित जी ने वर्चस्व से कहा, वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाए और फिर मांग में सिंदूर भरे। पंडित जी की ये बात सुन वर्चस्व ने एक नज़र अपने बगल में बैठी निशी की तरफ देखा, जो कि अभी भी मूरत की तरह थी। निशी को एक नज़र देख वर्चस्व ने वही एक थाल में रखा मंगलसूत्र उठाया। मंगलसूत्र उठा भी वर्चस्व एक नज़र उस मंगलवार सूत्र की तरफ देखता है, जिसमें मंगलवार सूत्र के पेंडेंट की जगह उद्धरण चिन्ह डॉट वर्चस्व ये लिखा हुआ था। फिर वर्चस्व ने निशी के चेहरे की तरफ देखा और उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाने के लिए उसके नेक के पास अपना हाथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही वर्चस्व ने निशी के गले में मंगलसूत्र पहनाना शुरू ही किया था, तभी अचानक ही जब से मूर्त बनी निशी हलचल करती है और वो वर्चस्व का हाथ पकड़ लेती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व के चेहरे के भाव अजीब से हो गए। यही हाल बाकी लोगों का भी हो गया। वहीं निशी के चेहरे पर शक भाव थे। उसने इसी भाव से वर्चस्व को देखा और एक सपाट लहजे में बोली, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है मिस्टर वर्चस्व नोगामी। निशी ने जैसे ही ये बात कही, वो वर्चस्व के मंगलसूत्र पकड़े हाथ को अपने नेक के पास से दूर झटक देती है। फिर वो मंडप से उठती है और वहां से जाने लगती है। निशी ने जो किया और जो कर रही थी, और उसने जो कहा कि वो वर्चस्व से शादी नहीं करेगी, ये सुन वर्चस्व को हैरानी होती है, लेकिन हैरानी के साथ उसके चेहरे पर गुस्सा भी उतर आता है। निशी मंडप से उतर जाती है और वो हॉल से होते हुए अपने कदम बाहर जाने की ओर बढ़ा देती है। निशी यहाँ से जा रही थी, पर वो हॉल से एक कदम भी अपने पैर उठाती तभी मंडप पर बैठा वर्चस्व उठा। वो उतरा और झट से निशी का हाथ पकड़ लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी गुस्से से वर्चस्व को देखती है और एक गुस्से भरी आवाज में बोली, वर्चस्व मेरा हाथ छोड़ो। वर्चस्व और कसकर निशी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, शादी करो मुझसे। निशी अब अपना जोर लगा वर्चस्व के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वर्चस्व और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी हाथ की कसन निशी के हाथ पर इतनी तेज हो गई कि उसकी उंगलियों के निशान निशी के कलाई पर छपने लगते हैं, जो कि अभी कुछ दिखता नहीं है क्योंकि निशी के हाथ में पहले ही की जख्म लगे थे। निशी का हाथ इतनी कसकर पकड़ एक बार वर्चस्व फिर अपनी वही एरोगेंट आवाज में बोला, आई सेड, शादी करो मुझसे मिस निशी सिंह। एपिसोड 157, शादी करो मुझसे। वर्चस्व तो अंदर आ गया, पर जैसे ही निशी ने अपना पहला कदम उठाया तभी दादी माँ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर चिल्लाती हैं, वर्चस्व ये लड़की अगर इस घर में आई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगो। दादी माँ चिल्लाई तो वर्चस्व ने एक तेजी से निशी के कदम डोर से अंदर मेंशन में रखवाया और अपनी भयानक आवाज में चिल्लाता है, और अगर ये इस घर में नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। अब आगे वर्चस्व निशी को नोगामी मेंशन में लेकर आया हुआ था। वो डोर से निशी को मेंशन के अंदर ले ही जा रहा था, तभी हॉल में खड़ी दादी माँ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर डरावनी तरह से निशी को देखती है और चिल्लाती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व ये लड़की अगर इस घर में आई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगो। दादी माँ की ये धमकी सुन वर्चस्व नहीं रुका। वो एक तेजी से निशी के कदम मेंशन के अंदर रखवाता है और अपनी भयानक आवाज में दादी माँ से भी ज्यादा चिल्लाता है, और अगर ये इस घर में नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। वर्चस्व की ये बात सुन दादी माँ थोड़ी हैरानी तो थोड़ी अजीब नजरों से वर्चस्व को देखने लगी, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो। ये वर्चस्व क्या बोल रहा है? वही वर्चस्व निशी को अपने साथ लिए हुए मेंशन के अंदर आता है, फिर हॉल में आता है जहां सभी लोग खड़े थे। वर्चस्व सभी के बीच निशी के साथ खड़ा होता है और अपनी तेज आवाज में बोला,
मैं निशी से शादी कर रहा हूँ, अभी के अभी। वर्चस्व ने ये बात कही, फिर वो निशी का हाथ पकड़े हुए मंडप की ओर बढ़ गया। नोगामी मेंशन के हॉल में जहाँ सब खड़े थे उसी के थोड़ा साइड में शादी का मंडप बना हुआ था। वो मंडप कुछ अजीब सा था, उजड़ा हुआ था जैसे उसे कोई हटा रहा था और अधूरा ही रह गया हो। वो उस अधूरे मंडप पर जाकर वर्चस्व निशी के साथ खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, पंडित। वर्चस्व ने जैसे ही ये चिल्लाया, बाहर की तरफ एक पंडित अपनी लंगोट संभालते हुए आया। जजमान। पंडित की हालत ऐसी थी जैसे उसे कोई जबरदस्ती लाया हो, वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। पंडित जाकर उस उजड़े मंडप पर बैठ गया और वो कुछ तैयारी करने लगा। इस बीच वर्चस्व अपने चेहरे पर शक्त भाव लेकर खड़ा था। निशी अभी भी पहली वाली हालत में थी, वो मूरत बनी खड़ी थी और बाकी घर वाले बस हैरानी से खड़े थे। एक दादी माँ थी जिनके चेहरे के भाव इस वक्त ऐसे थे जैसे जो वर्चस्व कर रहा है वो सहन नहीं कर पा रही हो। दादी माँ के चेहरे के भाव बहुत डेंजरस थे और अब उन्होंने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली थी। पंडित जी ने कुछ तैयारी की और कहा, वर वधू वरमाला लेकर एक दूसरे को पहनाए। पंडित जी की ये बात सुन वर्चस्व ने वहीं एक थाल में रखा वरमाला को उठाया। उसने एक वरमाला निशी के हाथ में पकड़ा दिया और एक खुद लेकर खड़ा हो गया। निशी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। जब ये वर्चस्व ने देखा तो उसने खुद के हाथ से उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से अपने गले में वरमाला डाल लिया। निशी के हाथ से वरमाला पहन, फिर वर्चस्व ने अपने हाथ से निशी को वरमाला पहनाया और ऐसे वर्चस्व निशी की वरमाला संपन्न हो गई। इसके बाद पंडित जी ने वर्चस्व निशी को बैठने को कहा। वर्चस्व खुद से ही मूर्त बनी निशी को बैठाता है, फिर उसके साथ खुद बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए आगे की विधि करने लगते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी की ये बात सुन वर्चस्व अपनी जगह पर खड़ा हुआ। फिर वो इस बार निशी को कुछ नहीं करता है, बस वो बैठी हुई निशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपनी बाहों में लिए हुए फेरे फिरने लगता है। पहला फेरा पंडित जी ने पहला वचन बोला। पंडित जी जो वचन बोल रहे थे वो लड़की के थे, लेकिन उन्हें वर्चस्व बोलता है, वो भी अपनी तरीके से। पहला वचन, मैं कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहूंगा। वो खुद भी कहेगी, फिर भी उससे अलग नहीं होऊंगा। दूसरा वचन, मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा, इस रिश्ते का सम्मान करूंगा और हर वो कोशिश करूंगा जो हमारे इस रिश्ते को और मजबूत करे। तीसरा वचन, मैं अपनी पत्नी का भरोसा करूंगा और हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूं। चौथा वचन, मैं अपनी पत्नी से प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा और हमारे प्यार के बीच जो आएगा उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, अपना हो या पराया, उसे बर्बाद कर दूंगा। पांचवा वचन, मैं अपनी पत्नी को वो सारे हक दूंगा जिस पर एक पत्नी का हक होता है। मुझसे जुड़ी हर चीज पर मुझसे पहले मेरी पत्नी का हक होगा। वो जो चाहे उसे दूंगा, अगर मेरी जान भी वो मांगती है तो ये भी खुशी खुशी मुझे मंजूर है, मुझ पर बस उसका हक है। छठा वचन, इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म नहीं, मुझे हर जन्म में मेरी पत्नी के रूप में तुम ही चाहिए। सातवां वचन, जो वचन दिए हैं उन्हें निभाऊंगा, चाहो तो आजमा लो, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट की वजह बनूंगा। वर्चस्व ने ये 7 वचन खुद के बनाकर बोले, वो भी काफी तेज आवाज में। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और ये सारे उसके वचन भी। एक तो लड़की के वचन जो कि वर्चस्व बोल रहा था, ऊपर से फिर वो अपना ही बोल रहा था, जिसे सुन पंडित जी हैरान थे और उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो कहना चाहते हो, ये क्या हो रहा है। घर वाले अभी भी हैरान थे, लेकिन वर्चस्व की इस शादी से वंश हैरानी में भी खुश था और उसने अपनी ये खुशी जाहिर भी की। मंडप पर ही फूलों से भरा थाल रखा हुआ था। वंश उसे उठा लाया और अपने हैरानी भरे चेहरे पर एक चमक लाते हुए उन फूलों को फेरे लेते हुए वर्चस्व निशी पर बरसाने लगा। इसी के साथ वंश ने वो फूलों की थाल अपनी पास खड़ी मिष्टी के सामने कर दिया। वंश के ऐसा करने पर मिष्टी सवाल भरे भाव से वंश को देखने लगी, जिस पर वंश फुसफुसाता है, क्या तू भाई और भाभी की शादी से खुश नहीं है। मिष्टी इस शादी से हैरान थी, उसे समझ नहीं आता क्या बोले, पर वो कुछ पल बाद बहुत धीमी आवाज में बोली, तो फिर भाई भाभी पर ये फूल बरसा और बड़ी माँ को भी ऑफर कर। ये बात वंश ने कही, जिस पर मिष्टी और हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल वो भी अपने हैरानी भरे चेहरे पर चमक लाते हुए थाल से फूल उठाती है और फेरे लेते हुए वर्चस्व निशी पर डालने लगती है। और जैसा वंश ने कहा था, मिष्टी ये फूलों की थाल स्वाति जी के सामने कर देती है।
सब की तरह स्वाति जी भी हैरान थी और वो हैरानी में ही थाल से फूल उठा वर्चस्व निशी के ऊपर डालने लगती है। दादी माँ वर्चस्व के निशी से शादी करने पर ही गुस्से तमतमाई हुई थी और जब उनकी नज़र स्वाति जी, वंश, मिष्टी पर पड़ी कि कैसे वर्चस्व की इन हरकतों पर वो तीनों उसका साथ दे रहे हैं, दादी माँ एकदम गुस्से लाल पड़ जाती है, उसके चेहरे की नशे तन जाती है। साथ ही अब वो वर्चस्व निशी से अपना चेहरा मोड़ लेती है, जैसे उनसे उनकी शादी देखी न जा रही हो। फेरे संपन्न हुए तो पंडित जी ने वर्चस्व निशी को वापस बैठने को कहा। वर्चस्व वही करता है। जब वर्चस्व निशी वापस बैठ गए तो पंडित जी ने वर्चस्व से कहा, वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाए और फिर मांग में सिंदूर भरे। पंडित जी की ये बात सुन वर्चस्व ने एक नज़र अपने बगल में बैठी निशी की तरफ देखा, जो कि अभी भी मूरत की तरह थी। निशी को एक नज़र देख वर्चस्व ने वही एक थाल में रखा मंगलसूत्र उठाया। मंगलसूत्र उठा भी वर्चस्व एक नज़र उस मंगलवार सूत्र की तरफ देखता है, जिसमें मंगलवार सूत्र के पेंडेंट की जगह उद्धरण चिन्ह डॉट वर्चस्व ये लिखा हुआ था। फिर वर्चस्व ने निशी के चेहरे की तरफ देखा और उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाने के लिए उसके नेक के पास अपना हाथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही वर्चस्व ने निशी के गले में मंगलसूत्र पहनाना शुरू ही किया था, तभी अचानक ही जब से मूरत बनी निशी हलचल करती है और वो वर्चस्व का हाथ पकड़ लेती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व के चेहरे के भाव अजीब से हो गए। यही हाल बाकी लोगों का भी हो गया। वहीं निशी के चेहरे पर शक भाव थे। उसने इसी भाव से वर्चस्व को देखा और एक सपाट लहजे में बोली, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है मिस्टर वर्चस्व नोगामी। निशी ने जैसे ही ये बात कही, वो वर्चस्व के मंगलसूत्र पकड़े हाथ को अपने नेक के पास से दूर झटक देती है। फिर वो मंडप से उठती है और वहां से जाने लगती है। निशी ने जो किया और जो कर रही थी और उसने जो कहा कि वो वर्चस्व से शादी नहीं करेगी, ये सुन वर्चस्व को हैरानी होती है, लेकिन हैरानी के साथ उसके चेहरे पर गुस्सा भी उतर आता है। निशी मंडप से उतर जाती है और वो हॉल से होते हुए अपने कदम बाहर जाने की ओर बढ़ा देती है। निशी यहाँ से जा रही थी, पर वो हॉल से एक कदम भी अपने पैर उठाती तभी मंडप पर बैठा वर्चस्व उठा। वो उतरा और झट से निशी का हाथ पकड़ लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी गुस्से से वर्चस्व को देखती है और एक गुस्से भरी आवाज में बोली, वर्चस्व मेरा हाथ छोड़ो। वर्चस्व और कसकर निशी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, शादी करो मुझसे। निशी अब अपना जोर लगा वर्चस्व के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वर्चस्व और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी हाथ की कसन निशी के हाथ पर इतनी तेज हो गई कि उसकी उंगलियों के निशान निशी के कलाई पर छपने लगते हैं, जो कि अभी कुछ दिखता नहीं है क्योंकि निशी के हाथ में पहले ही की जख्म लगे थे। निशी का हाथ इतनी कसकर पकड़ एक बार वर्चस्व फिर अपनी वही एरोगेंट आवाज में बोला, आई सेड, शादी करो मुझसे मिस निशी सिंह। एपिसोड 158 डरो मत बीबी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मेरी बीबी हो, मिसेज निशी वर्चस्व नोगामी हो, एंड अब तुम्हें जहां जाना हो तुम जा सकती हो। मुझे छोड़ना चाहती हो अब छोड़ो। ये आखिरी बात बोल वर्चस्व अपने चेहरे पर शातिर भाव लिए हुए स्मर्क कर देता है। फिर निशी को जो उसने पकड़ा हुआ था एक झटके से उसे छोड़ देता है। अब आगे वर्चस्व ने निशी के मान में अपने हाथ का बहता हुआ खून भर दिया और जबरदस्ती उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना अपनी और निशी की अधूरी शादी को पूरी कर देता है। वर्चस्व ने ये जो किया इससे निशी एक बार फिर मूरत सी बन जाती है। वही वर्चस्व निशी की मांग में अपना खून भरा देख, उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र देख, उसके चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं और यूं ही वो निशी के चेहरे को देखते हुए एक सन की आवाज में बोला, शादी संपन्न हुई बीबी, अब तुम बस मेरी हो, मेरी बीबी हो, मिसेज निशी वर्चस्व नोगामी हो, एंड अब तुम्हें जहां जाना हो तुम जा सकती हो। मुझे छोड़ना चाहती हो अब छोड़ो। ये बात बोल वर्चस्व अपने चेहरे पर शातिर भाव लिए हुए ही स्मर्क कर देता है। फिर जो उसने निशी को खुद में जकड़ा हुआ था वो एक झटके से उसे खुद से आज़ाद कर देता है और निशी से पीछे हट जाता है। वर्चस्व ऐसे निशी से पीछे हटा जैसे उसने शादी कर एक बार फिर निशी को अकेला छोड़ दिया हो, और उसका ये करना मूरत बनी निशी को थोड़ा रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है। निशी शांत खड़ी बिना किसी भाव के अपने से दूर हुए वर्चस्व की आंखों में देखती है। वर्चस्व निशी से दूर जरूर हुआ था लेकिन वो देख निशी को ही रहा था। निशी ने वर्चस्व की आंखों में देखा तो वर्चस्व भी निशी की आंखों में देखता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। फिर वर्चस्व जो निशी से दूर हुआ था वो एक बार फिर उसके करीब गया और इस बार वो निशी के करीब गया तो उसने कसकर निशी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोला,
डरो मत बीबी, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शादी की है तुमसे, हमेशा तुम्हारे साथ रहने लिए, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं। और मैंने वादा किया है ना, तुम बोलोगी फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी मुझे छोड़ने का अपना अब फैसला बदल लो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो जहां तुम जाओगी मैं वहां आऊंगा। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा बीबी, आई लव यू। ये बात बोल अब वर्चस्व अपना चेहरा निशी के चेहरे के करीब ले गया। फिर उसने अपने होंठ निशी के माथे पर रख दिए और उसके माथे को अपने होंठों से फाकी प्यार से चूम लिया। अब वर्चस्व ने जो बातें बोली और उसने जो निशी को प्यार दिखाया उस पर निशी कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वो शांत ही थी। वहीं फिर वर्चस्व निशी से अलग हुआ और जाकर दादी माँ के सामने खड़ा हो गया। वर्चस्व जिस तरह निशी से शादी किया उससे सब हैरान थे, लेकिन अब उसने निशी को प्यार दिखाया तो स्वाति जी, मिष्ठी, वंश थोड़े राहत से खड़े होते हैं। लेकिन दादी माँ अभी भी अपने वही गुस्से वाले रूप में थी और उनका ये गुस्सा वाला रूप देख वर्चस्व अपनी भारी आवाज में उनसे बोला, कोई मरने वाला था ना, तो अब मरे वो शौक से। मैंने तो शादी कर ली। लास्ट की बात पर वर्चस्व ज्यादा जोर देता है और इसी बात के साथ वो अपनी एक आईब्रो उचका देता है। वही वर्चस्व की बात सुन और उसका ये आईब्रो उचकाना देख दादी माँ गुस्से से आग बबूला हो उठती हैं और उन्होंने एकदम गुस्से भरी आवाज कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया वर्चस्व। दादी माँ ने जैसे ही ये बात कही तभी तुरंत वर्चस्व अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, हाँ मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने निशी के सपने तोड़ दिए। वो मेरे लिए तैयार बैठी थी, मैंने उस पर बेहद गुस्सा किया, उसे रुलाया, उसकी बेइज्जती की, उसे न जाने क्या कुछ नहीं बोला जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसे विला से बाहर फेंक दिया, उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया, उसके चेहरे पर डोर बंद कर दिया। वो बाहर सड़क पर बैठकर रो रही थी, खुद को हट कर रही थी। और उसका वो रोना, उसका वो खुद को हट करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मरने चला गया मैं। लगा सब कुछ खो दिया मैंने और सब खोकर वापस उसे पाने लिए अब ऐसी जबरदस्ती शादी की मैंने उससे। ये सब कर अभी भी उसको हट ही कर रहा हूँ। ये सब कुछ बहुत बुरा है, कुछ अच्छा नहीं किया है मैंने। अच्छा तो तब होता जब मैं प्यार से निशी से शादी करता, जो निशी चाहती थी, जो मैं करना चाहता था, पर आपकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं आज निशी को खो देता और खुद को भी। दादी माँ। एपिसोड 159। आई वॉन्ट यू वाइफी। ओबरॉय पैलेस। रात का वक्त। रेयांश और बानी बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में पहुंचते ही रेयांश बानी को वॉल से लगा देता है। बानी हैरानी से रेयांश को देखती है। रेयांश बानी के चेहरे पर झुककर अंडरस्को आई वॉन्ट यू वाइफी। बानी रेयांश के चेहरे पर उंगली फेरते हुए अंडरस्को यू कैन हैव मी रेयांश। बानी की बात सुन रेयांश बानी के होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। रेयांश बानी को लिफ्ट करता है। बानी रेयांश के कमर पर अपने पैर फोल्ड कर लेती है। रेयांश बिना किस ब्रेक किए बानी को ले जाकर बेड पर लेटा देता है। रेयांश किस ब्रेक करके अपनी शर्ट और पैंट उतारकर फेंक देता है और फिर बानी की ड्रेस भी निकाल देता है। बानी रेयांश के गले में अपनी बाहें डालकर अंडरस्को आर यू गोना वाइल्ड रेयांश। रेयांश बानी के लिप पर पैक करके अंडरस्को नॉट दैट मच वाइफी। रेयांश की बात सुन बानी मुस्कुरा देती है। रेयांश झुककर बानी के कंधे और कलोरबोन पे किस और बाइट करने लगता है। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही पल में रेयांश वाइल्ड हो गया था। वो बानी की बॉडी पर बाइट करके सक कर रहा था। रेयांश बानी की बॉसम पर बाइट करता है, जिसकी वजह से बानी के मुंह से आह निकल जाती है और वो रेयांश के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। बानी गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्को रेयांश प्लीज। रेयांश बानी की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। वो बानी की पूरी बॉडी पर बाइट करता जाता है। आखिर में रेयांश बानी के चेहरे के पास जाकर कुछ पल बानी की आंखों में देखता है, फिर बानी के अंदर एंटर कर जाता है। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयांश बानी के होठों पर अपने होठ रखकर अपनी स्पीड बढ़ा देता है। रात के करीब 3 बजे रेयांश बानी के बगल में लेटता है। बानी ब्लैंकेट के अंदर अपनी बॉडी को देखती है। बानी रेयांश को घूरते हुए अंडरस्को रेयांश तुमने कहा था कि तुम ज्यादा वाइल्ड नहीं होगे, देखो तुमने मेरी पूरी बॉडी पर हिकिच दी है। रेयांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए अंडरस्को रियली वाइफी शो मी। बानी अपनी आंखें छोटी करके अंडरस्को पर्वत। रेयांश तिरछा मुस्कुराते हुए अंडरस्को ओनली फॉर यू वाइफी। रेयांश की बात सुन बानी कुछ पल रेयांश को घूरती है, फिर सर हिला देती है। बानी झुककर फ्लोर पर पड़ा हुआ रेयांश का शर्ट उठाकर पहन लेती है।
रेयांश की नजरें इंटेंसिटी से बानी को देख रही थी। बानी खड़ी होकर अंडस्को तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रेयांश वैसे ही बानी की देखते हुए अंडस्को कैसे वाइफी? रेयांश का सवाल सुन बानी बैग की दूसरी साइड जाती है। बानी रेयांश की ऊपर झुककर रेयांश की आंखों में देखते हुए अंडस्को इन इंटेंस नजरों से। रेयांश बानी के चेहरे पर फूंक मारकर अंडस्को क्यों कुछ होता है वाइफी? बानी मुस्कुराते हुए अंडस्को बहुत कुछ होता है रेयांश, अब मुझे ऐसे देखना बंद करो, बोलकर बानी सीधी खड़ी हो जाती है। बानी सारे कपड़े कलेक्ट करके बकेट में रखती है और वापस आकर बेड पर लेट जाती है। रेयांश बानी को अपनी बाहों में भर लेता है। बानी रेयांश के सीने पर सर रख लेती है। अगली सुबह बानी सोकर उठती है। बानी बेड पर बैठकर अपना फ़ोन उठाती है और किसी को मैसेज करती है। बानी फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखकर खड़ी होती है। बानी वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर बाद बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। तभी रेयांश बानी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर अंडस्को गोइंग समवेयर वाइफी। बानी रेयांश को मिरर में देखते हुए अंडस्को कैफे रेयांश बानी के कंधे पर किस करते हुए अंडस्को अपना ध्यान रखना हम। बानी मुस्कुराते हुए अंडस्को ओके माय डियर हबी। रेयांश बानी के बालों पर किस करके वॉशरूम चला जाता है। बानी रेडी होकर रूम से निकल जाती है। कैफे में बानी अपने केबिन में जाती है और पाती है कि विहान और राजीव पहले से ही वहां मौजूद थे। बानी अपना पर्स टेबल पर रखकर अंडस्को आप दोनों यहाँ पहले से ही हैं। वेल आगे की बात स्टार्ट करते हैं, बोलकर बानी काउच पर बैठ जाती है। राजीव कॉफी का सिप लेते हुए अंडस्को शादी के बाद 1 साल तक सब ठीक था। डम और प्रिया भी ओबरॉय पैलेस में ही रहते थे। किंशुक अंकल को डम पार प्रदीप जितना ही भरोसा था। 1 साल बाद उन सब की जिंदगी में शलाका आई। प्रदीप की असिस्टेंट थी वो। फ्लैशबैक ओबरॉय पैलेस। प्रदीप शलाका के साथ अंदर आता है। चांदनी शलाका को देखते हुए अंडस्को दीप ये कौन है? प्रदीप एक नज़र शलाका को देखकर अंडस्को शी इज़ माई असिस्टेंट चांद। चांदनी शलाका से हैंडशेक करते हुए अंडस्को अच्छा हुआ दीप को तुम मिल गई, अब तुम उसका बोझ कम कर दोगी, नहीं तो पूरे दिन ये बिजी रहता है। शलाका मुस्कुराते हुए अंडस्को बिल्कुल मैं सर का बोझ जरूर कम करूंगी, बोलते हुए शलाका प्रदीप को देख रही थी जो उसे ही देख रहा था। चांदनी शलाका की बातों और इरादों से अनजान शलाका को अपना दोस्त मानने लगती है। वही प्रदीप और शलाका के बीच एक कहानी शुरू हो चुकी थी। प्रेजेंट बानी राजीव को देखते हुए अंडस्को दैट मीन्स प्रदीप और शलाका का अफेयर उस वक्त से चल रहा था। राजीव अंडस्को हम और चलता ही रहा। विहान बिना किसी भाव के अंडस्को आगे राजीव। विहान की बात सुन राजीव विहान को देखता है। फ्लैशबैक चांदनी प्रदीप के केबिन में एंटर करते हुए अंडस्को दीप बोलकर चांदनी सामने देखती है। शलाका और प्रदीप एक दूसरे के साथ खड़े थे। प्रदीप आगे बढ़ते हुए अंडस्को चांद तुम यहाँ। चांदनी एक्साइटमेंट से अंडस्को मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्रदीप चांदनी के गाल पर हाथ रखकर अंडस्को व्हाट चांद प्रश्नवाचक चिन्ह। चांदनी प्रदीप का हाथ अपने पेट पर रखकर अंडस्को आई एम प्रेग्नेंट दीप। ये सुनते ही प्रदीप के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही शलाका अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। प्रदीप चांदनी को हक करके अंडस्को आई एम वेरी हैप्पी चांद, थैंक यू मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, बोलकर प्रदीप चांदनी से अलग होता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। शलाका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंडस्को कॉन्ग्रेट्स चांदनी। चांदनी मुस्कुराते हुए अंडस्को थैंक्स शलाका। दीप मैं घर जा रही हूँ, ये न्यूज सबको देनी है, तुम जल्दी घर आ जन बाय, बोलकर चांदनी चली जाती है। शलाका प्रदीप को अपनी तरफ घुमाकर अंडस्को तुमने कहा था कि तुम चांदनी से प्यार नहीं करते, तो आज ये क्या हो रहा है? डैम प्रदीप शी इज प्रेग्नेंट। प्रदीप आई रोल करते हुए अंडस्को सो व्हाट शलाका। चांदनी मेरी वाइफ है और वो बच्चा मेरा है। एंड यू नो वेरी वेल आई एम सेक्स एडिक्ट, मैं नहीं रह सकता ऐसे। चांदनी मेरे साथ मेरे बेड पर होती है तो उसके और मेरे बीच चीजें होना नेचुरल भी है और लीगल भी। शलाका गुस्से में अंडस्को तो मैं क्या हूँ प्रदीप, हु एम आई? कहीं तुम चांदनी से प्यार तो नहीं करते? मैंने तुम दोनों के बारे में प्रिया से सुना है। तुम तभी प्रदीप शलाका के कंधे पर हाथ रखकर अंडस्को रिलैक्स शलाका, तुम बहुत खास हो मेरे लिए, और रही बात चांदनी की तो तुम्हें पता है ना चांदनी वीरेंद्र कपूर की इकलौती बेटी है। वीरेंद्र कपूर माफिया वर्ल्ड का जाना माना नाम, कपूर खानदान का सब कुछ चांदनी का है, तो उसे भी मेरा होना ही था। आई ट्रैप्ड हर शलाका, और वो बहुत बुरी तरीके से फंसी है, बोलते हुए प्रदीप तिरछा मुस्कुरा देता है। प्रेजेंट बानी हैरानी से अंडस्को हाउ कुड ही, वो हैवान है सच में, मून मम्मा इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है? राजीव बानी को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ अंडस्को जैसे तुम हो बानी,
बानी बिना किसी भाव के अंडरस्कोर मैं इनोसेंट जरूर हो सकती हूँ बट आई एम नॉट सेंट। राजीव और बानी विहान को देखते हैं जो एकटक जमीन को घूर रहा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां बनी हुई थी। बानी विहान के कंधे पर हाथ रखकर अंडरस्कोर विहान। बानी की आवाज सुन विहान सर उठाकर बानी को देखता है। विहान को देखकर एक पल के लिए बानी भी डर जाती है। विहान की आंखें ब्लडशॉट रेड थी। गुस्से में उसके जबड़े कसे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की नसें दिख रही थीं। गुस्से की वजह से विहान का चेहरा लाल हो रहा था। बानी विहान के गले लगकर विहान का सर सहलाते हुए अंडरस्कोर शुश रिलैक्स विहान कंट्रोल योरसेल्फ। विहान बेहद गुस्से में अंडरस्कोर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, वो मेरी चांद मॉम को कैसे चीट। इतना बोलकर ही विहान रुक जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। बानी विहान की पीठ सहलाते हुए अंडरस्कोर विहान अभी बहुत कुछ जानना है हमें, तुम अभी से अपना कंट्रोल नहीं खो सकते। बानी की बात सुन विहान आंखें बंद करके खुद को शांत करता है। बानी राजीव को देखते हुए अंडरस्कोर आगे क्या हुआ अंकल, बोलते हुए बानी विहान को देखती है जो उसके कंधे पर सर रखे हुआ था। फ्लैशबैक, चांदनी और माया दोनों का 9वां महीना चल रहा था। घर में सबको पता था कि चांदनी को ट्विंस होने वाले हैं। चांदनी इस वक्त अपने रूम में थी, तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। चांदनी अपने पेट पर हाथ रखकर अंडरस्कोर ओ गॉड इट्स वाटर ब्रेक बोलकर चांदनी अपना फोन उठाकर प्रदीप को कॉल करती है। चांदनी रोते हुए अंडरस्कोर पिक अप द फोन दीप। वही प्रदीप इस वक्त अपने ऑफिस के प्राइवेट रूम में शलाका के साथ अपनी नींद पूरी कर रहा था। इधर चांदनी फोन अपने कान से हटाते हुए चिल्ला देती है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा था। चांदनी मुश्किल से बेड से खड़ी होती है, तभी दानिश और राजीव अंदर आते हैं। दानिश चांदनी को कंधे से पकड़कर अंडरस्कोर चांदनी गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्कोर वाटर ब्रेक दानिश। चांदनी की बात सुन दानिश और राजीव चांदनी को नीचे लेकर जाते हैं। माया का भी वाटर ब्रेक हो गया था। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। चांदनी स्ट्रेचर पर लेटे हुए दम से अंडरस्कोर दानिश आई वांट माय दीप। चांदनी को वार्ड में ले जाती है। दम प्रदीप को कॉल करने लगता है। किंशुक दम को देखते हुए अंडरस्कोर दानिश प्रदीप को जल्दी बुलाओ, चांदनी को उसकी जरूरत है। उधर प्रदीप बार बार फोन बजने से चिढ़ जाता है और कॉल आंसर करके अंडरस्कोर क्या हुआ। दम गुस्से में अंडरस्कोर कहाँ है तो, यहाँ चांद और माया का वाटर ब्रेक हो गया है, वी आर इन हॉस्पिटल जल्दी आ बोलकर दम कॉल कट कर देता है। प्रदीप अपनी पैंट पहनते हुए अंडरस्कोर शलाका चांदनी और माया का वाटर ब्रेक हो गया होगा, मुझे जन होगा, तुम रेडी होकर मेरे पेंट हाउस पर चली जाना बोलकर प्रदीप वहां से चला जाता है। इधर काफी रात हो चुकी थी इसलिए किंशुक जी घर चले गए थे। दम को भी जाना पड़ा क्योंकि प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेड रेस्ट पर थी। प्रदीप अभी तक पहुंचा नहीं था। राजीव चांदनी के वार्ड में जाता है जहां नमन पहले से ही था। दोनों की आंखों में आंसू थे। राजीव दोनों को देखते हुए अंडरस्कोर व्हाट हैपन। चांदनी राजीव को देखते हुए भारी आवाज में अंडरस्कोर माया का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है राजीव। चांदनी की बात सुन राजीव हैरानी से नमन को देखता है। चांदनी गहरी सांस लेकर अंडरस्कोर नमन आई हैव 2 बेबीज, माया का पहला बच्चा था ये, वो टूट जाएगी अगर यूज पता चला तो, तुम एक बेबी माया के पास रख दो और उसका बेबी मेरे पास। नमन हैरानी से अंडरस्कोर आप क्या कह रही है भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चांदनी नम आंखों से नमन को देखते हुए अंडरस्कोर माया मर जाएगी नमन। चांदनी की बात सुन नमन गहरी सांस लेता है। नमन माया को टूटते हुए नहीं देख सकता था। नमन एक बेबी उठाकर एक बार चांदनी को देखता है। चांदनी अपनी नजर फेर लेती है। आखिर ऐसा फैसला लेने के लिए बहुत हिम्मत जो करी थी चांदनी ने। नमन बेबी को ले जाता है। चांदनी नमन को जाते हुए देखते हुए अंडरस्कोर राजीव किसी के इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, इवन दानिश और प्रिया को भी नहीं। राजीव चांदनी के पास बैठकर अंडरस्कोर कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो तुम। चांदनी नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर स्ट्रांग तो मैं हमेशा से ही हूँ और वो कहा जा रहा है माया के पास होगा पर रहेगा तू एक ही घर में। चांदनी की बात सुन राजीव मुस्कुरा देता है। प्रेजेंट विहान की आंखें नम हो चुकी थी। बानी विहान का चेहरा अपने सामने करके अंडरस्कोर विहान नम आंखों से बानी को देखते हुए अंडरस्कोर वो हाउ। बानी विहान के गाल पर हाथ रखकर अंडरस्कोर शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विहान, आसान नहीं होता अपना बच्चा किसी को देना, मैं खुद माँ बनने वाली हूँ, ये हिम्मत तो मेरे अंदर भी बिल्कुल नहीं है, मैं अपना अंश किसी को नहीं दे पाऊंगी। उन्होंने किया क्योंकि चाची को जरूरत थी, चाची की खुशी की उनके जीने की एक बड़ी वजह तुम हो विहान, और सबसे बड़ी बात तुम्हें 2 माँओं का प्यार मिला है। बनी की बात सुन विहान बिना कुछ बोले बानी को हक कर लेता है।
बानी राजीव को देखती है। राजीव बानी को देखते हुए अपनी पलकें झपका देता है। अभी तो बस शुरुआत थी, आगे विहान और बानी को जो पता चलने वाला था वो उन दोनों को बहुत बड़ा झटका देने वाला था। एपिसोड 160 शी इज बेबी गर्ल। कैफे में विहान खुद को कंट्रोल करके राजीव को देखते हुए अंडरस्को आगे क्या हुआ। राजीव एक नज़र बानी को देखकर अंडरस्को रेयांश और तुम इस दुनिया में आ चुके थे। प्रदीप बहुत खुश था कि उसका एक बेटा है। उस मरे हुए बच्चे से प्रदीप को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, हालांकि उसकी नज़र में वो मरा हुआ बच्चा उसी का था। माया की जान बसने लगी थी विहान में, सब ठीक चल रहा था, पर डम और प्रिया की लाइफ में प्रॉब्लम थी। बानी राजीव को देखते हुए अंडरस्को कैसी प्रॉब्लम। राजीव बानी को देखते हुए अंडरस्को प्रिया की बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन थी जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। प्रिया डिप्रेस रहने लगी थी, उसे बच्चा चाहिए था। डम प्रिया को समझाता पर प्रिया को बस बच्चा चाहिए था। एट लास्ट 5 साल बाद प्रिया प्रेग्नेंट हुई। There we have age difference in you and रेयांश। फ्लैशबैक। प्रिया इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। एक डॉग प्रिया का चेकअप कर रही थी। प्रिया परेशानी से अंडरस्को व्हाट हैपेंड डॉग। डॉग रिपोर्ट्स देखते हुए अंडरस्को कांग्रेट्स प्रिया यू आर प्रेग्नेंट। प्रिया हैरानी और खुशी से अंडरस्को आर आई योर शो डॉग। डॉग मुस्कुराते हुए अंडरस्को यस प्रिया 100%। डॉग की बात सुन प्रिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सभी प्रिया की प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर काफी खुश थे। रेयांश और विहान आने वाले बेबी के लिए एक्साइटेड थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब प्रिया का 8वां महीना चल रहा था। आज सभी लोग बाहर गए हुए थे। प्रदीप, नमन, किंशुक, दम और राजीव किसी मीटिंग के लिए गए थे। चांदनी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए गई हुई थी। माया विहान के साथ अपने मायके में थी। घर पर प्रिया और रेयांश ही थे। रेयांश प्रिया के पेट को देखते हुए अंडरस्को आंटी ये बेबी कब आएगा। प्रिया अपना पेट सहलाते हुए अंडरस्को बहुत जल्दी रेयांश 1 महीना और वेट कर लो। प्रिया ने इतना ही कहा था कि उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। प्रिया अपने पेट पर हाथ रखकर अंडरस्को इतना ज्यादा दर्द। ओ शिट रेयांश। रेयांश घबराते हुए अंडरस्को क्या हुआ आंटी। प्रिया गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को रेयांश बाहर जाकर ड्राइवर को बोलो कार निकाले, बेबी आने वाला है। प्रिया की बात सुन रेयांश जल्दी से बाहर जाता है। प्रिया धीरे से बेड से खड़ी होती है। रेयांश वापस आकर प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। 6 साल के रेयांश को ऐसे देखकर दर्द में भी प्रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद प्रिया और रेयांश पास के ही हॉस्पिटल में जाते हैं। प्रिया वार्ड में थी। रेयांश बेंच पर बैठकर प्रिया के फोन से चांदनी को कॉल करता है। चांदनी ऑन कॉल अंडरस्को हेलो प्रिया। रेयांश हल्की रुंधी आवाज में अंडरस्को मॉम प्रिया आंटी और मैं हॉस्पिटल में हैं, आप प्लीज यहाँ आ जाओ। चांदनी जल्दी से अंडरस्को शुश रेयांश माय बॉय यू जस्ट रिलैक्स आई एम कमिंग बोलकर चांदनी कॉल कट कर देती है। चांदनी प्रिया के फोन की लोकेशन चेक करके हॉस्पिटल से निकल जाती है। इधर नर्स बच्चे को लेकर बाहर आती है। नर्स बच्चे को रेयांश को दे देती है क्योंकि और कोई साथ में था नहीं। रेयांश उस बच्ची को देखते हुए अंडरस्को शी इज सो लिटिल बेबी, शी इज बेबी गर्ल। रेयांश बेबी को लेकर बेंच पर बैठ जाता है और एकटक उस बेबी को देखने लगता है। थोड़ी देर में चांदनी वहां आ जाती है। चांदनी रेयांश के हाथ में बेबी को देखते हुए अंडरस्को ये बेबी। रेयांश एकटक बेबी को देखते हुए अंडरस्को प्रिया आंटी के बेबी है मॉम, शी इज अ गर्ल। चांदनी कुछ कहती उससे पहले ही डॉक आ जाती है। चांदनी डॉक से बात करने लगती है। रेयांश धीरे से अंडरस्को बानी। रेयांश के कहते ही बानी अपनी आंखें खोलती है। बानी की ग्रे आइज देखकर रेयांश के फेस पर स्माइल आ जाती है। एक कहानी शुरू हो गई थी, रेयांश और उसकी बेबी गर्ल की। 3 साल बाद सोमांश भी इस दुनिया में आ गया। सब बहुत खुश थे, पर खुशियां ज्यादा दिन टिकती कहाँ हैं, खासकर जब खुशियां झूठ के दम पर बनी हो। प्रेजेंट। राजीव मुस्कुराते हुए अंडरस्को रेयांश ने तुम्हें खुद नाम दिया, पर आई डोंट थिंक आज तक उसने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया होगा। विहान बानी को देखते हुए अंडरस्को राइट रेयांश ने कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया है। बानी आई रोल करते हुए अंडरस्को वैसे कभी नहीं लिया, पर कुछ दिन पहले जब उसे मेरे और तुम्हारे बारे में पता चला था तब उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया था। विहान हल्का सा हंसकर अंडरस्को और रेयांश ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। विहान की बात सुन बानी सर हिला देती है। राजीव विहान और बानी को देखते हुए अंडरस्को बानी तुम 5 साल की हो चुकी थी। रेयांश और विहान तुम दोनों 11 साल के हो चुके थे। सब अच्छा चलकर भी अच्छा नहीं था, क्योंकि सबकी जिंदगी में खालिद आ चुका था। प्रिया को शलाका और प्रदीप पर शक होने लगा था, पर चांदनी के विश्वास के आगे प्रिया भी मजबूर थी। फ्लैशबैक। प्रदीप सबको देखते हुए अंडरस्को मुझे आप सबको किसी से मिलवाना है।
बोलकर प्रदीप किसी को मैसेज करता है। कुछ ही पलों में खालिद अंदर आता है। प्रदीप खालिद को देखते हुए अंडरस्को ये खालिद हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट डैड, इसलिए मैंने इसे जॉब ऑफर की थी और इसने एक्सेप्ट कर ली। किंशुक सर्द नज़रों से खालिद को देखते हुए अंडरस्को आयुष प्रदीप की ये इंसान सही है। प्रदीप एक नज़र खालिद को देखकर अंडरस्को यस डैड ही इज़ परफेक्ट। डम किंशुक को देखते हुए अंडरस्को अंकल प्रदीप सही कह रहा है। मैं मिल चुका हूँ खालिद से, ये बहुत अच्छा है। चांदनी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर अंडरस्को आई एम चांदनी, दीप की वाइफ। खालिद चांदनी का हाथ थामकर अंडरस्को आई नो मैम बोलकर खालिद चांदनी के हाथ को स्क्वीज करता है। चांदनी हैरानी से खालिद को देखती है पर उस वक्त कुछ कहती नहीं है। खालिद का आना जाना ओबरॉय पैलेस में बढ़ गया था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर चांदनी को खालिद की नज़रें बहुत अजीब लगती थी। एक दिन चांदनी स्टडी रूम में बैठकर कोई फाइल पढ़ रही थी, तभी प्रदीप एक फाइल लेकर अंदर आता है। प्रदीप चांदनी के सामने फाइल रखते हुए अंडरस्को चांद इस फाइल पर तुम्हारे साइन चाहिए। चांदनी फाइल ओपन करते हुए अंडरस्को कैसी फाइल है ये दीप। प्रदीप चांदनी को देखते हुए अंडरस्को एक फैक्ट्री की लैंड की, तुम्हारे साइन की जरूरत है। प्रदीप की बात सुन चांदनी बिना पढ़े ही फाइल पर साइन कर देती है। चांदनी के साइन करते ही प्रदीप के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। प्रदीप फाइल लेकर चला जाता है और चांदनी अपने काम में लग जाती है, इस बात से अनजान कि उसने अभी क्या किया है। प्रेजेंट विहान बेचैनी से अंडरस्को कौन से पेपर्स थे वो। राजीव बिना किसी भाव के अंडरस्को पावर ऑफ अटर्नी। फ्लैशबैक प्रदीप शलाका और खालिद प्रदीप के केबिन में थे। खालिद फाइल देखते हुए अंडरस्को पूरी कपूर इंडस्ट्रीज तुम्हारे कंट्रोल में आ ही गई प्रदीप, पर इसमें मेरा हिस्सा भी है। प्रदीप वाइन पीते हुए अंडरस्को डोंट वरी खालिद, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। शलाका चिढ़ते हुए अंडरस्को तुम्हें चांदनी से जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया प्रदीप, न उसका कुछ करो। जिस जगह पर वो है वो जगह मेरी है, मुझे मेरी जगह चाहिए। प्रदीप शलाका के कंधे पर हाथ रखकर अंडरस्को रिलैक्स शलाका, अब चांदनी की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, उसे उसकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। प्रदीप की बात सुन शलाका के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, वही खालिद के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। प्रदीप अपने बेडरूम में जाता है और देखता है कि चांदनी सो रही थी। प्रदीप चांदनी के पास बैठकर उसका चेहरा देखते हुए अंडरस्को यू आर सो ब्यूटीफुल चांदनी, पर मुझे ब्यूटी के साथ चालाकी भी चाहिए जो तुम में नहीं शलाका में है। सॉरी टू से चांद बेबी, पर कल से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होगा। प्रेजेंट बानी राजीव को देखते हुए अंडरस्को क्या हुआ मून मम्मा के साथ। राजीव गहरी सांस लेकर अंडरस्को चांद का सबसे बुरा वक्त शुरू हुआ जो उसे बर्बाद करता गया। फ्लैशबैक आज चांदनी को बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट का अवार्ड मिलने वाला था। चांदनी आज बहुत खुश थी। इस वक्त सब लोग वेन्यू हॉल में थे। किंशुक चांदनी के डर पर हाथ फेरते हुए अंडरस्को आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी को इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। तभी वीरेंद्र कपूर अंडरस्को किंशुक चांदनी मेरी बेटी है, उसे अपनी बेटी कहना बंद कर। किंशुक चिढ़ते हुए अंडरस्को बुढ़े तू हमेशा मेरी बहू उर्फ बेटी पर अपना हक जताता है। वीरेंद्र अपनी भौहें चढ़ाते हुए अंडरस्को क्योंकि वो मेरी ही बेटी है। चांदनी आई रोल करते हुए अंडरस्को आप दोनों शांत होंगे, मैं अवार्ड लेने जा रहा हूँ, सो जस्ट एंजॉय बोलकर चांदनी स्टेज पर जाती है। चांदनी जैसे ही अवार्ड लेने वाली थी कि वहाँ पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर चांदनी को देखते हुए अंडरस्को मिसेस चांदनी ओबरॉय आपको बॉडी ऑर्गन स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर की बात सुन पूरे हॉल में तहलका मच जाता है। किंशुक गुस्से में चिल्लाते हुए अंडरस्को व्हाट आर यू सेइंग इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अंडरस्को सच मिस्टर ओबरॉय, सारे सबूत मैम के खिलाफ हैं। चांदनी लड़खड़ाती आवाज में अंडरस्को मैंने कुछ नहीं किया है डैड दीप दानिश मैंने कुछ नहीं किया। बोलते हुए चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीडिया ये खबर सुनते ही चांदनी पर टूट पड़ती है। चांदनी अब रोने लगी थी। प्रदीप नाटक करने के लिए चांदनी को बचाने जा नाटक करता है। बहुत मुश्किल से चांदनी वहां से निकलती है। ओबरॉय पैलेस चांदनी अपने रूम में बेड से टिककर नीचे बैठी हुई थी, वो रो रही थी। डम अंदर आते हुए अंडरस्को चांदनी डम को देखकर अंडरस्को दानिश मैंने कुछ नहीं किया, मैं इतना गंदा काम कभी नहीं कर सकती। मैं डम चांदनी के पास बैठकर अंडरस्को शुश चांद मैं जानता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। चांदनी रोते हुए अंडरस्को मेरा प्रोफेशन मेरे लिए बहुत खास है दानिश, जानते हो ना तुम न्यूरोलॉजिस्ट बनने का सपना मेरी जिंदगी था, मैं अपने उसी सपने उसी प्रोफेशन के साथ ऐसा नहीं। दानिश चांदनी को हक करके अंडरस्को शुश चांद रिलैक्स, मुझे पता तुमने कुछ नहीं किया, मैं ही क्या सबको पता है तुमने कुछ नहीं किया है, प्लीज शांत हो जाओ।
बोलते हुए डम चांदनी का सर सहला रहा था। थोड़ी देर में चांदनी रोते रोते सो जाती है। डम चांदनी को उठाकर बेड पर लेटाकर बाहर चला जाता है। डम अपने रूम में जाता है। प्रिया डम के पास जाकर अंडस्को आई हैव अ डाउट दानिश। डम अंडस्को कैसा डाउट? प्रिया गहरी सांस लेकर अंडस्को एक्चुअली स्यूरिट है दानिश। मुझे लगता है कि ये सब प्रदीप ने किया है। सबसे बड़ी बात मुझे शक है कि प्रदीप और शलाका के बीच कुछ है। प्रिया की बात सुन डम कुछ सोचने लगता है। प्रेजेंट बानी नम आंखों से राजीव को देखते हुए अंडस्को कैसे कर सकते हैं वो तीनों ये सब। मून मम्मा कितनी टूटी होंगी। राजीव करवाहट से अंडस्को टूटकर बिखर गई थी बानी जब उसे ये पता चला कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। उस पल उसकी आंखों में मैंने एक खालीपन देखा था, कभी ना भरने वाला खालीपन। बानी विहान को देखती है जो बिना किसी भाव के बैठा था। अचानक विहान उठकर चेयर उठाकर फेंक देता है। बानी खड़ी होकर अंडस्को विहान काम डाउन। विहान चिल्लाते हुए अंडस्को कैसे बानी कैसे? नहीं हो सकता मैं काम। बोलते हुए विहान फ्लोर पर घुटनों के बल गिर जाता है। बानी विहान के पास बैठकर अंडस्को विहान हिम्मत रखो प्लीज, अभी तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते। राजीव विहान को देखते हुए अंडस्को बानी सही कह रही है विहान। चांदनी का असली दर्द तो अब शुरू हुआ था, अब सुनने की हिम्मत तुम्हें रखनी होगी।